हाल ही में आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की जो है वो रिलीज हुई थी। अब ये एग्जाम जो था वो 4 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया गया था। पिछले जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए थे इससे पहले, अगर मैं उसी के साथ कंपेयर करूं तो इस बार के एग्जाम के अंदर जो रीजनिंग के पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम बात करें, काफी अच्छा खासा लेवल आया क्वेश्चंस का। मतलब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी थे बहुत से जहां पर काफी स्टूडेंट्स को टाइम भी लगा उन्हें सॉल्व करने में। कुछ एक ने तो वो क्वेश्चन क्विट भी किए होंगे क्योंकि लेवल ही इतना बढ़िया था। तो आज उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस को, मतलब कि जितने भी आपकी ये शिफ्ट हुई थी इस एग्जाम की सारी शिफ्ट के अंदर जो भी आपके रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर कवर अप करेंगे। आगे आने वाले जितने भी आरआरबी के एग्जाम हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि अगर इसी लेवल को कंटिन्यू किया गया तो आपका ये स्कोर कार्ड बूस्ट करने में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। वैसे आपको पता ही है कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो इनलाइन है। 16 से 27 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। फिर उसके बाद अप्रैल मई में अंडर ग्रेजुएट का भी हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आरआरबी एग्जाम के लिए ही हेल्पफुल है, हालांकि जो एसएससी के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें भी यही क्वेश्चंस या सिलेबस की अगर हम बात करें यही पूछा जाता है, तो वो कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा शॉर्ट नोटिस की बात करें, 2026 के काफी ज्यादा एग्जाम है आरआरबी के, उनके जो शॉर्ट नोटिस की डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम को टारगेट करके ये प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पेन और नोटबुक्स जल्दी से ले आओ, अपने साथ में रखा करो। जब भी आपके सामने क्वांट की या रीजनिंग की कोई भी हम वीडियो लाते हैं, पेन नोटबुक साथ में रखा करो। जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आपको सबसे पहले कोशिश करनी है उसे खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशंस के ऊपर आना है। ठीक है, चलो ब्लैक स्क्रीन यूज कर लेते हैं हम। शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि इन चारों शिफ्टों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिटिंग और पजल के ऊपर बेस्ड भी पूछे गए हैं, इसलिए ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी रहा है इस बार रीजनिंग का सेक्शन। तो यहां पर डाटा दिया गया है आपको कि 6 लोग हैं, उनके नाम दे दिए गए, वो सारे के सारे 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। अब लोअर मोस्ट फ्लोर को कौन सा नंबर दिया गया है, नंबर 1 का, उससे ऊपर नंबर 2, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर रहेगा वो कौन सा रहेगा, नंबर 6। तो जब भी आपको पजल का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अगर आपने पजल नहीं सीख रखा है इससे पहले, तो हमेशा उस एंटिटी को टारगेट किया करो जहां पर उस एंटिटी का फिक्स्ड पैटर्न अवेलेबल हो, फिक्स्ड कंडीशंस अवेलेबल हो, फिक्स्ड पोजीशंस अवेलेबल हो। लाइक अगर मैं इन्हीं की ही बात करूं, अब हर फ्लोर के ऊपर एक पर्सन रहेगा। अब आपको तो आइडिया नहीं है ना कि कौन से फ्लोर पे कौन सा पर्सन आके रहने वाला है, बट हमें इस चीज की गारंटी है कि पहले फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर रहेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। तो यहां पर फिक्स्ड पोजीशन हमें किस चीज की गिवन है, फ्लोर्स की। तो जहां पर किसी भी एंटिटी की फिक्स्ड पोजीशन गिवन हो, हमेशा उसको प्रायोरिटी दो। सबसे ऊपर वाला फ्लोर कौन सा रहेगा, 6, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1। जब भी आपको सिटिंग की बात करें या पजल की बात करें, कोई भी क्वेश्चन आया उसमें आपको ऐसे केसेस बनाने की नीड पड़ सकती है, तो पहले ही सेफ साइड लेके चलो कि केसेस बनाने में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आप फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्वेश्चन के ऊपर अपना सिटिंग और पजल सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कहता एन लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। एक फिक्स्ड कंडीशन दे दी गई एन के बारे में कि वो दूसरी मंजिल पे रहता है। उसके बाद एच लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो एन। एच जो है वो एन के निचले फ्लोर पे रहता है। अब नेच एन के निचले फ्लोर में तो सिर्फ एक ही फ्लोर अवेलेबल है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, एच अवेलेबल होगा। ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन ओ एंड एच। ओ और एच के बीच में केवल 4 ही लोग रहते हैं। अगर एच पहले पे है तो 1, 2, 3, 4 के गैप में यहां पर कौन आ जाएगा, ओ गिवन होगा। P lives on an even numbered floor। P जो है वो सम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है। अब सम संख्या वाला फ्लोर या तो 2 होता, या 4 होता, या तो 6 होता। अब 2 और 6 पे तो ऑलरेडी और n अवेलेबल है, तो बच्चा कौन सा, 4 नंबर फ्लोर।
तो इसी फ्लोर पे कौन आएगा? पी। जे लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 5। कहता है जे जो है वो विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, बट वो 5th फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है। अगर वो 5th फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है तो 3rd फ्लोर पे आएगा, और 3rd फ्लोर मतलब के ओड नंबर्ड फ्लोर यही अवेलेबल है हमारे पास। जो पर्सन रह जाएगा उसको हम यहां अरेंज कर देंगे। अब पजल की देखो और सिटिंग की एक खास बात क्या होती है, अगर आपको 6 पर्सन अवेलेबल हैं तो 6 में से देखो 5 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। अभी तक यहां पर 6th पर्सन कौन है उसके बारे में हमें नहीं पता। पैराग्राफ को आपको बार बार गो थ्रू भी नहीं करना होता, क्योंकि कम टाइम है, क्वेश्चन को वन टाइम में सॉल्व भी करना है, तो पैराग्राफ एक ही बार पढ़ना है, चाहे वो कितना भी लेंदी क्यों ना हो। कभी भी आपको नेम्स भी कंसीडर नहीं करने होते हैं कि कौन कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, आपको सिर्फ उन्हें काउंटिंग में लेना होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। कहने का मतलब, अब मुझे नहीं पता कि वो 6th पर्सन कौन सा है जो 5th फ्लोर पे आके रहेगा, क्या पता उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी ऐसा है कि अगर आपको 6 पर्सन दे दिए गए, 5 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, 6th के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो वो 6th पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। यही तो पजल का मेन मजा है। कहता हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन आई एंड एन। आई मतलब 5th फ्लोर पे आई रहता था। अगर यहां पर पूछा जाता कि Z और N के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो मतलब बचा हुआ पर्सन कौन है? Z। अगर गिवन होता है X और N के बीच में कितने पर्सन है, तो बचा हुआ पर्सन होता है X। तो आपको क्लियरली पता चल जाता है। तो यहां पर I और N के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी मेरी स्लो रहेगी, क्योंकि आप में से काफी ऐसे होंगे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्रोच करते रहेंगे आगे आने वाले, फ्लो बन जाएगा, आपकी और मेरी ट्यूनिंग भी मैच हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा मैं मंदी स्पीड रखूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से स्पीड को डबल एक्स 2x पे 2.5 1.5x के अकॉर्डिंगली, जैसे आपकी स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की या वीडियो देखने की, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टर पजल, या सॉरी ग्रुप एनोलॉजी का केस है, करेक्टर पजल बोल गया मैं। तो यहां पर आपको बस इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी हमें ये दो ग्रुप्स दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड हमें सेम सेट डिटरमिन करना है या सेम सेट नहीं है वो डिटरमिन करना है, क्योंकि ये ओड वन आउट की कैटेगरी में भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर नोट वर्ड नहीं दिया गया, मतलब सिमिलर सेट टारगेट। पहले तो हम दोनों के दोनों ग्रुप्स के अंदर ये नंबर्स का पैटर्न पढ़ गो थ्रू कर लेते हैं। 288 86 21075, मतलब के दोनों ग्रुप्स में पहली संख्या जो है बाकी दूसरी और तीसरी संख्या से बड़ी है। तो हमारा पूरा टारगेट यही रहेगा कि हम दो छोटी संख्याओं से ही बड़ी संख्या क्रिएट करेंगे। कोई भी ग्रुप उठा सकते हो, लाइक अगर मैं 210 7 और 5 को ही यूज करूं, अब 7 और 5 को यूज करते हुए 210 क्रिएट करना है, ऑब्वियस सी बात है ऐड करके नहीं, आप मल्टीप्लाई करने की सोचोगे क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर मैं 7 को 5 से गुना कर दूं तो कितना आया? 35। तो 210 जो है वो 35 का क्या है? 6 गुना है। मतलब मैंने 7 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फर्दर उसका 6 गुना कर दिया, जो कि किसके बराबर होगा? 210 के। यही आपको कंडीशन देखनी है कि पहले ग्रुप में भी था। अगर मैं 8 को 6 के साथ गुना कर दूं 48, तो 48 का क्या करना होगा? फर्दर 6 गुना करना होगा। अगर मैं 48 के 6 गुना की बात करूं, पहले 50 का 6 गुना कितना होता है? 300। 300 में से 6 दूनी 12, माइनस कर दो 12, 288, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि जो आपकी पहली संख्या है वो आपकी दूसरी और तीसरी संख्या के प्रोडक्ट का कितना है? 6 टाइम्स, 6 गुना है। ओके, तो बस ऑप्शन उठा लीजिए। अब क्लियरली पता चल रहा है कि 316 जो है वो 6 का तो मल्टीपल होता ही नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते थे। उसके बाद बात करें, 9 का 5 गुना, 45 का 6 गुना, यूनिट प्लेस एक जीरो आना चाहिए। आपको मल्टीप्लाई प्रॉपर नहीं करके देखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेना है, या आप कह सकते हैं यूनिट प्लेस का रेफरेंस लेके चलना है। 7 का 6 गुना कितना हो गया? 42। 42 का 6 गुना, हाँ जी, 42 के 6 गुने की बात करते हैं। करना कैसे है 42 का 6 गुना? पहले 42 40 का 6 गुना कर दो, कितना हो गया? 240। 2 का 6 गुना 12, 240 और 12 252, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अगला चलो, अल्फाबेट टेस्ट के केस में हम इस चीज को हैंडल करते हैं। क्या कहता है? कहता है इफ 2 इज एडेड टू ईच ओड डिजिट, कि आपको एक संख्या दे दी गई है, इस संख्या अंक के अंदर जितने भी आपके विषम अंक हैं, अगर उसमें 2 बढ़ा दिया जाए, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, और जितने भी आपके पास सम अंक हैं यहां पर, उसमें एक कम कर दिया जाए, तो पहले आपको रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है। हमने कंडीशंस को नोट करके रख लिया,
कि जितने भी विषम अंक आएंगे, ऑड डिजिट आएंगे, उसमें 2 बढ़ा देने हैं, और जितने भी सम अंक आएंगे, इवन डिजिट आएंगे, उसमें एक कम करते जाना है। और हमें एक संख्या भी दे दी गई, कहता हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म्ड, कि जब भी आप ये चेंजेस कर दोगे गिवन नंबर के अंदर, तो ऐसे कितने नंबर ऐसे रहेंगे जो एक से ज्यादा बार दोहराए गए। ठीक है, तो उसके लिए आपको चेंजेस करनी है, ध्यान से समझो। अब चेंजेस भी कैसे करनी है, ये नहीं है कि 7 को देखा ओड नंबर है, 2 बढ़ा दिए, फिर 1 में 2 बढ़ा दिए, फिर 4 में 1 कम कर दिया। ऐसा कभी मत करना टास्क। हमेशा एक कंडीशन को पहले पकड़ो। मतलब अगर हमारे पास ये संख्या थी, आप या तो सारे के सारे इवन डिजिट पकड़ लो, या सारे के सारे ऑड डिजिट पकड़ लो। हम ऑड को पकड़ लेते हैं पहले। 7 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 9। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3। 4 इवन डिजिट है, बाद में हैंडल करते हैं। 5 का क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। उसके बाद 3 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब सारे विषम अंक उठा लो, उसमें एक एक कम करते जाओ। 4 में 1 कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 3। उसके बाद 6 में 1 कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 5। 2 में 1 कम करोगे तो कितना होगा, 1। तो ये नया नंबर क्रिएट हो गया। तो 2 संख्याएं यहां पर ऐसी हैं जो एक से ज्यादा बार दोहराई गई हैं। आंसर इज डी ऑप्शन। बस इतना सा आपको टास्क करना था। बट काफियों के लिए नया भी हो सकता है, क्योंकि इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी। हाल ही में ये एसएससी ने इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं, बट रेलवे में तो पहले आए नहीं थे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला अगेन पजल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया। ये आपको वीक या डेज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन अवेलेबल है। कहता कितने पर्सन है, आप एक काउंट ही कर लो इन्हें। ये नहीं देखना GHI, कई बार हमें नेम्स भी दिए जाते हैं, नेम्स को कंसीडर नहीं करना है। आप सिर्फ इन्हें काउंट करके चलो, 4 और 3 7 पर्सन हैज अ फ्लाइट ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक। हर एक पर्सन की एक सप्ताह के अंदर फ्लाइट होती है, हर दिन। कहता स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो जो वीक की स्टार्टिंग है वो मंडे से शुरू हो रहा है और संडे पे खत्म हो रहा है जाके। तो यहाँ पर फिक्स्ड एंटिटी वाला पैरामीटर कौन सा है, डेज। तो हम डेज को पहले पिक कर लेते हैं। मंडे से शुरू हो रहा है और कब जाके खत्म हो रहा है, संडे को। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वीक की स्टार्टिंग कहां से हो रही है। कई बार वीक संडे से भी शुरू करके दिया जाता है, तो वो आपको स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन ही क्लियर करके बता देंगे। तो पहले जो 2-3 स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ध्यान से गो थ्रू कर लिया करो कि आपको पजल के अंदर कौन-कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड करनी होती है। चलो देखिए क्या पूछा गया है। कहता ओनली वन पर्सन हैज अ फ्लाइट आफ्टर जे। जे के बाद सिर्फ एक ही पर्सन की फ्लाइट होती है, मतलब जे की फ्लाइट सैटरडे को होगी, तभी तो उसके बाद सिर्फ एक ही पर्सन की फ्लाइट होने वाली है। ओनली 3 पीपल हैव फ्लाइट्स बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में 3 लोगों की फ्लाइट है। अब पी और ओ के बीच में अगर 3 लोग की फ्लाइट है, हमें नहीं पता कि पी पहली बात ओ से पहले आएगा या बाद में। ना तो हम इन दोनों की पोजीशन का पता है कि कौन कहां पर आने वाला है किस दिन। तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखते हैं। अगली कंडीशन क्या है, कहता ओनली वन पर्सन हैज अ फ्लाइट बिटवीन एच एंड एन। एच और एन के बीच में केवल एक ही पर्सन की फ्लाइट है, तो इसको भी होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं है कि एच की फ्लाइट एन से पहले है या बाद में है। ओनली 2 पीपल हैव फ्लाइट्स बिटवीन जे एंड पी। जे और पी के बीच में 2 लोगों की फ्लाइट है, केवल और केवल 2 लोगों की। अगर जे यहां पर है तो 2 के गैप में पी यहां पर आ गया। अब देखो पी अरेंज हो गया। अब पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन थी कि पी और ओ के बीच में 3 लोगों की फ्लाइट है। कहने का मतलब जो भी आप यहां पर पर्सन अरेंज करते चले जाएंगे, अगर उस पर्सन के बारे में हमें एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, अब उसे साथ के साथ यूटिलाइज करो। ठीक है, अब पी बैठ चुका है तो पी के साथ साथ ओ भी बैठ जाएगा और उन दोनों के बीच में 3 लोग बैठने वाले हैं। जो इंफॉर्मेशन आप यूज करते चले जाओगे उसको डिस्कार्ड करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि इसी चीज की हैबिट बनाओगे, बाई चांस आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया जिसमें आप क्लूज सारे नोट डाउन करते जा रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा क्लू यूज कर लिया कौन सा पेंडिंग है। तो जो यूज हो गया उसको डिस्कार्ड करते जाओ। उसके बाद देखिए क्या गिवन है। कहता आई हैज अ फ्लाइट इमीडिएटली बिफोर एच। आई की जो फ्लाइट है वो एच से तुरंत पहले है। अब हमें नहीं पता एच कहां पर आएगा, बट जहां भी रहेगा उससे जस्ट पहले कौन आ जाएगा, आई रहेगा। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद डायरेक्टली पूछा गया है जी और एच के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट आती है। अब हम इस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं और इसे भी साथ के साथ यूज करके चलेंगे। एच के जस्ट अबव में आई ने आना है, मतलब उन दोनों को अरेंज करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव क्रमांगत दिन अवेलेबल होने चाहिए। एच के जस्ट में अबव में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। एच यहां आ सकता है, आई यहां आ सकता है, बट अगर मैं एच को यहां लूंगा तो एच और एन के बीच में 1 का गैप भी तो होना चाहिए।
अगर मैं h को यहां मान लेता हूं तो बताओ h अगर यहां पर है एक के गैप में, ना तो n यहां आ सकता है ना ही यहां आ सकता है, मतलब हमारा h और i वाला केस ये खत्म हो गया। अब 2 कंसेक्यूटिव डेज हमारे पास यही अवेलेबल है, h हमें यहां बिठाना होगा, i यहां बिठाना होगा, h और n के बीच में एक ही पर्सन आएगा फिर, ठीक है। फर्दर क्या पूछा गया, g और h के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है, मतलब पेंडिंग डे पे कौन आएगा, g। तो g और h के बीच में ये 2 लोगों की फ्लाइट है। सिर्फ आपको काउंटिंग में बताना था कि कितने, ये नहीं पूछा कि कौन-कौन से पर्सन्स की फ्लाइट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, फिर से जो पिछले से पिछला क्वेश्चन था उसी की सेंस में आया। आपको एक संख्या दे दी गई, अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, इसमें करने की अप्रोच देखो। सॉल्यूशन से आपका मतलब नहीं है, आंसर की तो आ चुकी है, उठा लो, आपके दोस्त ही बता देंगे ये देखो आंसर की यही है, वहां से क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। वो मुद्दा नहीं है, क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करना है वो टेक्निक सीखा करो हमेशा। वीडियो देखने का तभी फायदा है, अदरवाइज नहीं। आपको लास्ट में बता दूंगा इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो भी उठा लोगे, आंसर की मार्क दोगे, ठीक है, अगर यही काम करना है। वीडियो देखने आए हो तो कुछ सीख के जाओ। आपको एक संख्या दे दी गई, इसमें एक कंडीशन गिवन है कि अगर इस संख्या के अंदर सारे के सारे अंक बाएं से दाएं अरेंज कर दिए जाएं, कैसे, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। फिर क्या कहता है, कहता है व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स विच आर फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। कहता है जब आप इन सारे के सारे अंकों को आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे तो जो बाएं छोर से पहले अंक है और जो दाएं छोर से पहला अंक है उन दोनों अंकों का योग क्या होगा। ओके, अब सुनो, अब पूरे के पूरे नंबर को आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखिए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं। यहां पर सबसे छोटा अंक कौन सा है, एक, सबसे पहले कौन आ जाएगा, एक, मतलब बाईं ओर से पहला अंक हमें एक मिल गया। अब दाईं ओर से पहला अंक मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में बैठा होगा, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 9, वो लास्ट में आ जाएगा। बस आपको इन दोनों के दोनों अंकों का योग ज्ञात करना था, 10 आंसर। क्यों हम फालतू में ही पूरे का पूरा नंबर अरेंज करने की कोशिश करें, हमारा ही टाइम वेस्ट, ठीक है। बट अगर आपने लेंदी मेथड पहले फॉलो किया था तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ डिजिट्स यहां पर स्किप होते हैं। ये नहीं है कि आपको 1 से लेके 9 तक सारे के सारे अंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ध्यान से देखो उसमें 2 नहीं अवेलेबल, 4 भी अवेलेबल नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी के टीयर 2 के एग्जाम्स में आता था, सीजीएल और सीएचएसएल के, अब रेलवे ने भी इंक्लूड कर दिया। मतलब आपको ऑप्शन के थ्रू हैश और परसेंटेज की जगह ऐसा साइन पिक करना है जो इस एनोलॉजी को फुलफिल करता है। मतलब कि हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा, हम लेटर टू लेटर कंडीशंस को जज करेंगे। लेटर टू लेटर मतलब इस ग्रुप का पहला लेटर और इस ग्रुप का पहला लेटर, यहां का दूसरा, यहां का दूसरा, यहां का तीसरा, यहां का तीसरा, मतलब जो लेटर कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं सबसे पहले उस कोड को हमें मैच करना है। क्योंकि देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, सिंपल सी बात बताऊं, इसका ना तो कोई शॉर्टकट है ना कोई ट्रिक है, आपकी किस्मत है। हो सके तो आपको पहले ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, हो सके तो आपको चौथे ऑप्शन में भी जाके टाइम लगेगा, ए को देखोगे, बी को देखोगे, सी को देखोगे। ये भी हो सकता है कोरस्पॉन्डिंग लेटर के साथ कोड ना बना के कुछ और ही पैरामीटर यहाँ पर फॉलो हो रहा हो, तो प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ जब भी मॉक टेस्ट में आप इसे अटेम्प्ट कर रहे हो, हमेशा कोशिश यही करो कि इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करो, सबसे लास्ट। चलिए, अगर मैं पहला लेटर ही कंपेयर कर लूं, ये देखो 12 से 6 नंबर कम हो गए। अब 16 में भी 6 कम कर दो, 16 में 6 कम करोगे 10, तो पहला अक्षर यहाँ पर जे आना चाहिए, बट जे तो अवेलेबल ही नहीं है। अब कुछ और ही हो रहा होगा, ठीक है, कुछ हो रहा होगा। अब इसको होल्ड पे रखो, लेटर टू लेटर ये तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यहां पर आ जाइए, अगर यहां पर पहला लेटर 12 है तो इधर 6, 12 में 6 कम कर दिए 6, तो 16 में 6 कम कर दो 10, लेटर जे अवेलेबल है। अब दूसरा दूसरा लेटर कंपेयर करो, अगर यहाँ पर 9 है और इधर के है 11, 9 और 2 कितने हो गए 11, तो यहाँ पर 21 और 2 कितना हो गया 23, मतलब यहाँ पर लेटर जेड आना, डब्ल्यू आना चाहिए था, बट आपको तो जेड अवेलेबल है। ये भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा अभी तक के लिए। मैं इसको एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहा, क्या पता कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के साथ कोई कनेक्शन ना बन रहा हो, हमें शफल करने की नीड पड़ जाए, इंटरचेंज करने की नीड पड़ जाए, इसलिए इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग। अगला देखिए,
अगर ये 12 है, 12 में 6 कम कर दो 6, 16 में 6 कम कर दो 10, आपको दिया गया है। दूसरा अक्षर 17 से 11, 6 नंबर कम हो गए, तो 21 में 6 कम कर दो, 21 में 6 कम करो 15, आपको लेटर ओ भी अवेलेबल है। तीसरा अक्षर कंपेयर करो, 13 से 7, 6 नंबर कम हो गए, तो 17 में 6 कम कर दो 11, लेटर आपको ए भी अवेलेबल है। सेम कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, मतलब पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, 6-6 का डिक्रीमेंट। दैट्स इट। ओके, अगला देखिए, अल्फा न्यूमेरिक पजल एसएससी में इंक्लूड नहीं हुआ, हालांकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जाम हुए थे, उसके अंदर ये टाइप को इंक्लूड किया गया था। आने वाले टाइम में क्या पता एडिक्विटी भी इसको यूज करने लग जाए। क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक देखिए सीरीज अवेलेबल है, आपको पूरा का पूरा तामझाम पढ़ने की नीड नहीं होती, हमेशा इस क्वेश्चन को जज कीजिए। कहता हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, इस पूरी की पूरी श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, कितने सिंबल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अनदर सिंबल। प्रेसीडेड बाय का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके तुरंत पहले एक और सिंबल आता हो, ठीक है, प्रेसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और उस सिंबल के तुरंत बाद में, फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है, तुरंत बाद में, इमीडिएटली फॉलोड बाय का मतलब क्या आता हो, एक संख्या आती हो, मतलब एक नंबर आता हो। ऐसे सिंबल्स टारगेट करो, उस सिंबल से पहले एक और सिंबल हो, बट उस सिंबल के बाद क्या हो, एक संख्या हो, एक नंबर हो। इन शॉर्ट, हमें दो सिंबल्स एक साथ चाहिए, यही होगा ना। अब पूरी की पूरी सीरीज में देखो, दो सिंबल्स एक साथ कहां बैठे हैं, क्या उन दोनों के दोनों सिंबल्स के बाद कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? जैसे कि अगर शुरू से ही देखें, ये देखो दो सिंबल एक साथ हैं और इस सिंबल के बाद एक नंबर है, मतलब मुझे पहला ग्रुप मिल चुका है। डॉलर सिंबल ऐसा है जिससे पहले एक सिंबल भी है और उसके बाद एक नंबर भी है। उसके बाद देखिए, दो सिंबल हैं बट नंबर नहीं है, ये देखो, ये दो सिंबल एक साथ बैठे हैं और उसके बाद एक संख्या भी है 8, मतलब मुझे दूसरा सिंबल मिल चुका है, कौन सा, एक्सक्लामेटरी का। उसके बाद तीसरा सिंबल ये रहा प्लस, ये देखो, प्लस से पहले सिंबल है, प्लस के बाद एक संख्या है। उसके बाद देखिए, दो सिंबल एक साथ तो हैं बट उसके बाद तो कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिंबल्स ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। काउंट ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन नो डाउट आसान होता है, बट बहुत से स्टूडेंट्स जो है काउंट करने में ही दिक्कत आती है उनको, आंसर गलत मार्क कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट का केस, मतलब यहाँ पर इस सेशन के अंदर आपको सिटिंग और पजल के बहुत से सेट मिलने वाले हैं। अभी तो टाइम कंज्यूमिंग था यहाँ पर रीजनिंग। कहता 8 लोग हैं, दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, हर पंक्ति में कितने हैं, 4 लोग इस तरह से बैठे हैं कि उनमें समान दूरी मेंटेन की हुई है उन्होंने। रो 1 में पहली पंक्ति में सी से लेके एफ तक पर्सन है और सारे के सारे दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। दूसरी पंक्ति में जे से लेके एम तक सारे के सारे पर्सन है और सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है। Thus each person faces another person from the other row। एक पंक्ति का पर्सन दूसरी पंक्ति के पर्सन को ऑपोजिट फेस भी कर रहा है। चलो कंडीशन देखिए, इसमें हमें पहली क्या गिवन है, कहता सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। सी जो है वो ई के दाईं और तीसरे प्लेस पे है। अब सी और ई कौन सी पंक्ति में है, पहली में, जहां पर वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो साउथ डायरेक्शन में ई कहीं भी ले लेते हैं, उसके दाईं और तीसरे प्लेस पे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में दायां इधर की तरफ रहेगा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो उसके दाईं और तीसरे प्लेस पे कौन आएगा, सी। अब हर एक पर्सन के सामने एक और व्यक्ति भी बैठा हुआ है, बन गए चार 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 पर्सन, चार इधर बैठे हैं, चार इधर बैठे हैं। आगे देखिए, द वन फेसिंग एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो एम के सामने बैठा है वो ई का पड़ोसी है। जो ई का, सॉरी, ई का पड़ोसी, ठीक है, ई का पड़ोसी एक ही है, वो किसके सामने बैठा है, एम के सामने, मतलब एम यहां पर आएगा। तभी तो एम के सामने जो बैठा व्यक्ति है वो ई का पड़ोसी है, और ई का पड़ोसी तो सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। द वन फेसिंग डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। जो डी के सामने बैठा है वो एम का पड़ोसी है। अगर एम के पड़ोसी की बात करें, नेबर की बात करें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अगर मैं एम का नेबर ये कंसीडर करता हूं तो इसके सामने तो डी होना चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो एम का नेबर ये होगा जिसके सामने कौन अवेलेबल होगा, डी अवेलेबल होगा। अब चार में से देखो 3 पर्सन बैठ चुके हैं, तो चौथी पोजीशन पे कौन आएगा, एफ गिवन होगा। उसके बाद द वन फेसिंग सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। जो सी के सामने बैठा है वो एल का पड़ोसी है। सी के सामने यही पर्सन बैठा है, ये एल का पड़ोसी है, मतलब एल इस पर्सन का पड़ोसी होगा। जे सिट्स
एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ के। जे जो है वो के बाईं ओर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो के यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकता है, बट अगर मैं के यहां ले लूंगा तो उसका बायां तो कुछ बचता ही नहीं है, तो जे को कहां बिठाएंगे? तो के के लिए एक ही पोजीशन रही, उसके बाईं ओर कौन आएगा? जे। ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट है। हमें पूछा क्या गया है? कौन सा पर्सन एल के अपोजिट बैठा है? एल के अपोजिट कौन है? डी। डी ऑप्शन ही आपका फाइनल आंसर है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट, अब ये भी केस देखिए 3 डिजिट के ऊपर बेस्ड है। इसको आप अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ये क्वेश्चन है कई बार लेटर्स की फॉर्म में भी दिया जाता है। होते ये भी बहुत आसान है, बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो, बट आप में से काफियों ने पहली बार भी देखा होगा, तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं ताकि आगे जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बाएं से दाएं आपको 3-3 अंकों की 5 संख्याएं गिवन है। अब जैसे अगर मैं यहां पर 756 उठा लेता हूं, तो ये इस संख्या का पहला अंक है, ये दूसरा अंक है और ये तीसरा अंक है, ठीक है। ऐसे ही 3-3 अंकों का आपको एक संख्या दी गई है। कितनी संख्याएं हैं? 5। अब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस आपको फॉलो करने हैं। ऑपरेशंस क्या है ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। कहता व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। आपको एक आउटकम निकालना है, एक रिजल्ट ज्ञात करना है। कब? जब जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक है। अब सबसे पहले फिगर आउट करो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 789। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 756, ठीक है। अब इस दूसरी बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या है? 5। समझ में लग गया? ये पहली कंडीशन थी। अब इसको ऐड करना है। इसमें ऐड करना है जो सेकंड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट है, दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक। पहले तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 347। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 359। ये दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी। इसका तीसरा अंक कौन सा हो गया? 9। आपको बस इस 5 में ये 9 जोड़ के अपना उत्तर बताना। दैट्स इट। ये चीज करनी होती है। तो यहां पर क्वेश्चन को नाजायज ही काफी स्टूडेंट्स जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बना देते हैं। हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करो इक्वेशन को, उसके बाद ही सॉल्व किया करो। अगर आप वन गो में पूरी की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, फिर आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट समझने के लिए कि भाई क्या बोल दिया एग्जामिनर ने। तो पहले ही पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे उन्होंने कहा सेकंड हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट, पहले उसको उठाओ। हाँ जी, क्या करना है उसका? उसको ऐड करना है सेकंड लोएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट में, बस इतना सा काम। 2 बार पढ़ने की नीड हुई इसमें, एक ही स्टेप में हमें पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अभी आगे और भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको बताऊंगा कैसे इजी बनाना है, देखते रहना। इसलिए मैं कहता हूं जब भी हम वीडियो लाते हैं टॉप क्वेश्चंस की, चाहे पूरी की पूरी वीडियो को डबल स्पीड के साथ देख लो, बट देखा जरूर करो। मैं आपको गारंटी देता हूं बाकियों से जहां से भी आप पढ़ चुके होंगे, ऐसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट हमें पता है कि मार्केट में किस तरह से टीच किया जा रहा है। उन सब से आपको एक्स्ट्रा चीजें ही सीखने को मिलेंगी फॉर श्योर। बाकी जो पढ़ रखे हैं हमसे उनको तो पता ही होगा, उनकी कमेंट सेक्शन में बता के हेल्प कर देना जो डाउट में घूम रहे होंगे कि वाकई में ऐसा है या नहीं। देखिए आगे क्या बोला गया है। कहता इफ 2 इज एडेड टू द ईच ऑड डिजिट, फिर से वही सिचुएशन आ गई। अगर हर एक विषम अंक में 2 बढ़ा दिया जाए एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच इवन डिजिट, और जितने भी सम अंक हैं उसमें एक कम कर दिया जाए। कंडीशन आपको एक गिवन हो गई। चलो उसके बाद क्या करना है? एक संख्या आपको दे दी भी दी है, इस संख्या के अंदर आप सॉरी एक सेकंड, इस संख्या अंदर आपको ये चेंजेस करनी है। तो पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट कर लो। क्या बोला है? देन व्हाट विल बी द डिफरेंस। इस बार क्या है? अंतर ज्ञात करना है। पहले क्या था? योग ज्ञात करना था, सम। अब क्या है? डिफरेंस पता करना है। किस किस के बीच में? हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डिजिट इन द नंबर दस फॉर्म्ड। जो हाईएस्ट डिजिट आएगा और जो लोएस्ट डिजिट आएगा, उन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। अब देखो इस चीज को सिंपली कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। हमारे पास अभी तक के लिए देखा जाए सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। अब 1 जो है वो तो एक विषम अंक है, और उसमें बढ़ा दोगे कितने? 2, तो वो तो 3 बन जाएगा। 1 का क्या बन जाएगा? 3।
एक के बाद वाला दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है? देखा जाए तो इवन डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, सबसे छोटा इवन डिजिट कौन सा है यहां पर? 2। और 2 में क्या करना है? एक कम करना है। 2 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और 1 क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। 0 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही यहां पर, तो हमें सबसे छोटा अंक कौन सा मिलेगा? आपको खुद ही पता चल चुका है कौन सा, 1 ही अवेलेबल होगा, क्योंकि 2 तो 1 में कन्वर्ट हो गया ना। अब 1 से छोटा नंबर बताओ कौन सा होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि जो खुद 1 है वो तो 3 बन चुका है, तो सबसे छोटा थोड़ा रहा चेंजेस करने के बाद। तो चेंजेस करने के बाद ही हमें ये ऑपरेशन फॉलो करना है। समझ में आ गई बात? उसके बाद देखिए, अब कोई भी सम अंक होगा, उसमें तो आप एक कम कर दोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी छोटा होने की या सबसे बड़ा होने की कम है। छोटा होने की ज्यादा है, सबसे बड़ा होने की कम है। यहां पर आप विषम अंक को पकड़ लो। सबसे बड़ा विषम अंक कौन सा है यहां पर? सबसे बड़ा विषम अंक यहां पर कौन सा है? 3। 3 का क्या बन जाएगा? 5। सबसे बड़ा सम अंक क्या है? 6। 6 का क्या बन जाएगा? 5। तो मतलब कि जो सबसे बड़ा अंक है आपको 5 ही अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि 5 से कोई फर्दर आगे बड़ा बन ही नहीं रहा। ना 6 आपको मिल रहा है, ना 7 मिल रहा है, क्योंकि 6 से बड़ा अंक कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और 6 एक सम अंक है, उसमें आप एक कम करोगे तो 5 बनेगा। अगर आप सबसे बड़ा विषम अंक भी उठा लोगे तो उसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो 3 और 2 वो भी क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। अब दोनों में अंतर कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 4। समझ आ गया? तो आपको ये पूरे का पूरा मेंटेन करने की नीड नहीं है। देखो मैं चीजें आपको इलेबोरेट कर रहा हूं, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है? आपको पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए ना, एग्जाम में हम कम से कम समय में किस तरह से इसे फिगर आउट कर सकते हैं, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। ओके, देखो, अगर चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार अपना बता देना फीडबैक जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी क्यों ना हो। हाँ, अगर नेगेटिव होगा तो अगले सेशंस में हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, चलो अगले पे आइए। फिर से एक और पजल का केस गिवन है आपको। वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद से ट्राई करना है, बी ऑनेस्ट। ओके, 6 लोग गिवन है, 6 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 का नाम दे दिया, मतलब लोअर मोस्ट फ्लोर को सोन, टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है? नंबर 6। सिक्स एंटिटी में कौन है यहाँ पर? फ्लोर्स। तो 6th फ्लोर सबसे ऊपर आएगा, बाकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्या पता कोई केस या पॉसिबिलिटी बन जाए, तो उसको हम यूज कर लेंगे। चलो पहली कंडीशन क्या है? कहता ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच में केवल और केवल 2 लोग रहते हैं। तो हमें नहीं पता एन कहाँ रहेगा, हमें नहीं पता पी कहाँ रहेगा, ऊपर या नीचे, कौन किसके रहेगा। जहां भी रहेंगे बस उन दोनों के बीच में 2 लोग आएंगे। नो वन लिव्स अबव आई। आई के ऊपर कोई रहता नहीं है, मतलब आई जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहेगा, तभी तो उसके ऊपर कोई भी पर्सन नहीं आने वाला। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आई एंड ओ। आई और ओ के बीच में 2 लोग आएंगे। आई यहां पर है, 2 के गैप में ओ यहां पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच में 4 लोग, तो आई एच के बीच में 4 लोग, मतलब पहले और छठे फ्लोर पे आ रहे हैं आई और एच। अब ध्यान से देखिए, एन और पी के बीच में अगर 2 लोग आएंगे तो सिर्फ यही एक केस होगा जहां पर हम एन और पी को बिठा सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता एन कहाँ रहेगा, ऊपर या नीचे पी के। यहीं पर ही कंडीशन गिवन है, एन लिव्स अबव ओ। एन जो है वो ओ के ऊपर रहेगा, मतलब एन यहां पर आएगा और पी यहां पर। क्लियर हो चुका है ना यहाँ पर एन और पी क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 2 के गैप में हमें पर्सन ही नहीं अवेलेबल होंगे, यही केस बचता था। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी पीपल लिव बिलो जे, मतलब जे अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, तो जे 4th फ्लोर पे है। तो हमें ये बताना है कि जे के नीचे कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं, यही पूछा ना, बिलो। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट। आपको 5 लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, मतलब अक्षरों के समूह दिए गए हैं इन शॉर्ट। उनमें से आपको बताना है उनमें से ऐसा कौन सा अक्षर समूह है जो गलत दिया गया है। रोंग लेटर सीरीज का केस एसएससी में अभी तक नहीं आया था, हालांकि इन्होंने पूछे हैं एग्जाम में जो रिसेंटली हुए हैं। ठीक है, रोंग नंबर सीरीज भी आई है एडुकेटिव पैटर्न के ऊपर, लेटर सीरीज भी आई है। लेटर सीरीज रेयर पूछी जाती थी, इन्होंने पूछ ली रेलवे वालों ने। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़ चुका है। पहले आते थे एग्जाम आरआरबी के, वहां क्वेश्चन का लेवल और यहाँ क्वेश्चन का लेवल काफी फर्क है। ठीक है, तो रीजनिंग को लाइटली मत लो। जो आप 4 ग्रांटेड लेते हो ना कि हाँ भाई कर लेंगे,
फिर कर तो हर कोई लेगा। रीजनिंग को ईज़ी तो मैं तो मानूँगा ना अगर आप सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके लिए रीजनिंग आसान है। अदरवाइज़ रीजनिंग तो कोई भी कर ले, जैसे आपको लगता है, जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चलो, हर ग्रुप का पहला लेटर उठा लो, ध्यान से देखो। 15 है, 9 है, कितने नंबर कम हो गए? 6। हर ग्रुप का मैं पहला लेटर पिक कर रहा हूँ। 15 में 6 कम कर दो, 9 में 6 कम कर दो, 3 में 6 ने तो कम कर नहीं सकते, तो 3 को हम 29 भी ले सकते हैं, मतलब सी की पोजीशन वैल्यू 3 के साथ-साथ 29 भी हो सकती है। कैसे? मैंने 26 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि जो लेटर्स का कंप्लीट साइकिल है, वो 26 अक्षरों का होता है। ठीक है? अब 29 में 6 कम कर दो, देखो 23, 23 में 6 कम कर दोगे 17, पैटर्न अभी तक सही चल रहा था। अब हर ग्रुप का क्या है? दूसरा अक्षर पकड़ लो। ये देखिए 4 और 10, 6 नंबर बढ़ गए। 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, मतलब लेटर बी। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है? 28 को आप 2 मतलब लेटर बी भी काउंट कर सकते हो। अब तीसरा लेटर उठा लो। 12, 7 कम कर दो 5, ठीक है? 5 में 1 कम कर दिया 4, फिर 4 कम कर दिया। यही एक गलत लग रहा है देखो। इधर 5 नंबर, इधर 7 नंबर कम हुए, इधर 1 नंबर कम हुए, फिर 4 नंबर कम हुए। अब 26 में 4 कम कर दो, ये देखो 22। यहाँ पर भी आपको 4 का डिक्रीमेंट गिवन होना चाहिए था। तो 12 में 4 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता? 8, मतलब कि एच। एच में 4 कम करते, 8 में 4 कम करते 4, लेटर डी तो आता, बट यहाँ पर एच की जगह आपको क्या अवेलेबल है? ई। तो ये वाला जो लेटर क्लस्टर है, वो आपका जो है वो गलत दिया गया था। ठीक है? मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहला लेटर पहले पिक करना है, फिर दूसरा लेटर, फिर तीसरा लेटर। आप कोई भी पोजीशन वाला लेटर पहले पिक कर सकते हैं। फिर से हैश और परसेंटेज की जगह फिल करो ऑप्शन के थ्रू। पहला ऑप्शन, ये 26 है और ये सॉरी ये 24 है और ये 26 है, 2 नंबर बढ़ गए। तो 16 में 2 बढ़ा दो, 16 और 2 18। पहले लेटर टू लेटर हम कंडीशन को फुलफिल करवा रहे हैं। लेटर टू लेटर नहीं बन रहा। ठीक है? पहला ऑप्शन तो नहीं है। इसके बाद 24 से 26 2 नंबर बढ़े, तो 16 में 2 बढ़ा दो 18, आर होना चाहिए था, ये भी अवेलेबल नहीं है, निकालो बाहर। इधर आ जाइए, ये है 23 और ये है 26, 23 में 3 बढ़ा दो, कितना हो गया? 26, 16 में 3 बढ़ा दो 19, लेटर एल अवेलेबल नहीं है। चलो आओ, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, एस होना चाहिए था इधर। 24 से 26, 24 से 26 2 नंबर बढ़े, 16 में 2 बढ़ा दो आर, 18 अवेलेबल है। देखो मैं इस ग्रुप को ऐसे पकड़ता हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन को, ये इस तरह से है। 24 से 26 2 नंबर बढ़ गए, इसी तरह 16 में 2 बढ़ गए, कितना हो गए? 18। ठीक है? यहाँ का कनेक्शन इसके साथ जैसा होगा, सेम वही कनेक्शन इसका इसके साथ। एनालॉजी की आपको सेंस तो पता ही होगी। उसके बाद 15 और 2 17, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। तीसरा लेटर कंपेयर करो, 19 और 3 22, 11 और 3 14, बिल्कुल ठीक है। तो किस तरह से पैटर्न बन रहा है? +2 +2 +3। ठीक है? नेक्स्ट, ओड वन आउट का केस है। आपको लेटर क्लस्टर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, आपको डिफरेंट ऑप्शन चूज करना है। चलो, सबसे पहले 2-2 लेटर हम पकड़ लेते हैं, या पूरे का पूरा ग्रुप भी आप पकड़ सकते हो। जैसे 17 और 5 कितने हो गए? 22, 6 और 5 कितने हो गए? 11, 2 और 5 कितने हो गए? 7, 23 और 5 कितने हो गए? 28। मतलब पहले 2 लेटर्स में तो अंतर बिल्कुल ठीक है। 22 और 2 कितने हो गए? 24, 7 और 2 कितने हो गए? 9, 11 और 2 कितना हो गया? 13, 2 और 2 कितने हो गए? 4। दूसरे और तीसरे में भी डिफरेंस ठीक है। तीसरे और चौथे में आ जाओ। 24 से 4 बढ़ा दो 28, मतलब कि बी। 13 और 4 17, बिल्कुल ठीक है। 9 और 4 यहाँ 13, मतलब कि एम होना चाहिए था, बट आपको क्या गिवन है? एन। यही जो है वो ओड वन आउट है। देख लो, 4 से 4 बढ़ा दो 8, आपको लेटर एच भी दिया गया है। देखो, मैं इंस्टेंटली कैसे करवा पा रहा हूँ? क्योंकि पोज़ीशन वैल्यूज़ टिप्स पे है। अगर आपका यहाँ पर पोज़ीशन वैल्यूज़ यूज़ होंगी, जितना पोज़ीशन वैल्यूज़ के ऊपर आपका होल्ड होगा, उतना कम से कम टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो लिखा लेटर था, मैं मन आपके सामने नंबर बोल रहा था, क्योंकि मुझे ट्रीट ही नंबर के साथ करना है। लेटर्स में आप प्लस माइनस कैसे करोगे? नंबर के साथ कर पाओगे ना। लेटर्स के साथ करने बैठोगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। अगर मैं आपको बता दूं कि जे में 5 का इंक्रीमेंट कर दो, 5 नंबर बढ़ा दो,
ठीक है, या जे में 5 बढ़ा दो। अब कंफ्यूज हो गए, जे के बाद के एल एम एन ओ आ जाएगा भाई। अगर मैं कहूँ जे की जगह 10 में 5 बढ़ा दो तो 15 लेटर ओ आ गया, तो ज्यादा आसान है ना। तो इस चीज को प्रैक्टिकली फील किया करो, ठीक है। उसके बाद डिसीजन पे आओ कि आपको किस चीज को ज्यादा यूटिलाइज करना है। ओके, चलो आओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, क्या गिवन है यहाँ पर? फिर से 3-3 अंकों की 5 संख्याएं दे दी गई, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर फोकस करो। कहता व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्ट आपको ज्ञात करना है किस चीज का? इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, दूसरे सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 681। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 627। इसका दूसरा अंक कौन सा है? 2। क्या करना है उसके साथ? उसको ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। इस बार लोएस्ट की बात की गई है, जो सबसे छोटा नंबर है ना उसका थर्ड डिजिट। सबसे लोएस्ट नंबर मतलब लोएस्ट ही सबसे लोएस्ट हो गया, ऊपर फ्लोज बोल दिया मैंने। सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है? 321। इसका तीसरा अंक कौन सा है? 1। इन दोनों का आपको योग ज्ञात करना था। बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला, फिर से सीरीज के केस में इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है, कौन सा होगा। जल्दी से पहला लेटर पिक कर लेते हैं। 20 और ये कितना हो गया? 4। 20 से 4 नहीं, अगर आप नंबर को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? 20 में 10 जोड़ोगे, डी को मैं 30 भी बोल सकता हूं। देखो 4 और 10 14, 14 और 10 24, 24 में 10 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 34। 34 को स्प्लिट करो कैसे? 26 प्लस 8 में, आठवां मतलब लेटर एच हो गया। इस 26 का तो रोल ही खत्म हो गया क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुका है। 8 में 10 बढ़ा दो 18, बिल्कुल ठीक है। मतलब हर ग्रुप में जो पहला लेटर था उसमें 10-10 का इंक्रीमेंट आ रहा है। उसके बाद ये देखो 4 10 जोड़ दो 14, 14 और 10, मतलब सेम नेचर के लेटर यूज हो रहे हैं सभी में। क्या है? 8-8 10-10 का इंक्रीमेंट आ रहा है। इवन नंबर में, इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ोगे, रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। दो सम संख्याओं को आपस में जोड़ो, 4 और 2 6, इवन प्लस इवन इवन ही बनता है। ये ओड नंबर, यहां पर ओड लेटर क्या कर रहे हैं? यहां पर मान लिया यहां पर मैंने 10 बढ़ाए 8 आया, 8 में 10 बढ़ाए 18, 18 में 10 बढ़ाओ 28, लेटर बी होना चाहिए था ना। ओ बैठा यहां पर क्या कर रहा है? मतलब ये वाला जो है बाकियों से अलग था या उस सीरीज का हिस्सा नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो थर्ड लेटर भी कंपेयर कर लो, क्योंकि सभी में 10-10 का इंक्रीमेंट लग रहा है और 3 ही नेचर के लेटर यूज हो रहे हैं। डी एन टी है जैसे, अगले में एक्स होगा या तो आर होगा या तो बी होगा, इस तरह से लेटर्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, 8 पर्सन आपको दे दिए गए, स्क्वायर टेबल का केस अवेलेबल है। ये आपको ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं नीचे देखना, 2 4 3 और 1। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा हाइट उठा दूंगा कंटेंट की, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। चलो एनी हाउ, आपको स्क्वायर टेबल का केस गिवन है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स व्हाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। अब देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया कि 8 लोग हैं, वो सारे के सारे अराउंड अ स्क्वायर टेबल बैठे हैं, वर्गाकार मेज के अराउंड। उनमें से कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, उनमें से कुछ मिडिल ऑफ द साइड है। कितने होंगे? अब आपने काफी बार देखा होगा जब भी आप स्क्वायर टेबल का केस करते हैं और 8 लोग आपको दिए गए हों, तो आपको क्लियरली लिखा होता है कि 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। बट इन्होंने ऐसा क्लियर नहीं किया, इन्होंने कहा उनमें से कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ भुजाओं पे बैठे, भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। वैसे 4-4 का केस ही बनता है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा सिचुएशन में क्वेश्चन अवेलेबल हो ना, हमेशा उसे सर्कुलर टेबल की तरह ट्रीट कर लो। झंझट ही खत्म, कॉर्नर का क्या है, साइड ऑफ द टेबल क्या है। बाकी अगर आप कंपेयर करना चाहो तो ऐसे जो आप लाइंस लगा रहे हो, ये देखो तिरछी, इनको कंसीडर कर लो, ये कॉर्नर वाली सीट है, ये मिडिल ऑफ द साइड वाली सीट है, ठीक है। वैसे इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। प्रॉब्लम तब आती है अगर हम कौन सा केस कर रहे हैं भला, अगर बैंकिंग के एग्जाम से बात करते हैं और उसमें डबल एंटिटी की सिचुएशन आ जाती है और इन नॉट आउट की सिचुएशन आ जाती है, तो हम इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। हालांकि उसमें भी वैसे कर सकते हैं, बट फिर भी
99.99% केसेस में आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो भी आपके क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिलीव मी, आप ट्राई करके देखिए। आप स्क्वायर टेबल के साथ कीजिए, मैं सर्कुलर के साथ आपको करवा देता हूँ, क्रॉस चेक कर लेना कि आंसर मैच होता है या नहीं। ऐसे हवा में थोड़ा बातें उड़ाऊंगा आपके सामने। B इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब आपके मन में ये भी आएगा, अब B को कहां बिठाएं, कॉर्नर बिठाएं, साइड ऑफ द, भाई जैसे मर्जी बिठा दो, जैसे मर्जी आपका मन करे बिठा दो, क्योंकि सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, इन और आउट वाला तो सिचुएशन है ही नहीं। बाय चांस यहां पर आपने बी को बिठा दिया, बाय चांस, और ये बनेगी मिडल ऑफ द साइड। अगर मैं इसी के साथ कंपेयर करूं, देखो मिडल ऑफ द साइड बनेगी, और आगे उन्होंने बोल दिया बी कॉर्नर पे बैठा है, तो आप एक काम कर दो, सभी को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देना, लेफ्ट में या राइट में, वो कॉर्नर पे बैठ जाएगा। कर दो शिफ्ट, इधर शिफ्ट कर दो, इधर कॉर्नर बनेगा, इधर शिफ्ट कर दोगे तो भी कॉर्नर बन जाएगा। तो इतनी टेंशन वाली चीजें नहीं होती हैं ये, कि हाँ लकीर का फकीर बनना है। चीजें आपने क्या कंक्लूड की है, खुद से भी तो लॉजिक लगाना सीखे कुछ। ये नहीं है कि हाँ टीचर अगर हमें ऐसा बताएगा तो ही हम करेंगे, अपने लेवल पे तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर तो आपको सिर्फ एक गाइड कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, कि ऐसे आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। आफ्टर ऑल परफॉर्म तो आपको करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाके। ठीक है, तो इन चीजों को अप्लाई करना सीखिए। क्या गिवन है, कहता बी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है वो ई के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, तो ई को बिठाया, उसका बायां दूसरा, यहां पर बी आ गया। देखो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, आपको राइट और लेफ्ट पता है हर पर्सन का। ठीक है, जब वो टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्टली कन्वे कर रहा हूँ। ई इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द वन साइड। क्या कर लोगे, अगर आप कॉर्नर भी बिठा दोगे तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। आपने यहां पर बिठा दिया और आपको लगा ये तो कॉर्नर सीट होती है, आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं, सभी को एक एक पोजीशन अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर देना, क्योंकि वो साइड ऑफ द टेबल आ रहा है, सेंटर ऑफ द साइड। ठीक है, कर सकते हो। अगला देखिए, ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी। आगे गोली मारो क्या लिखा हुआ है। जब भी आपको 8 पर्सन दिए गए हों और किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में 3 पर्सन्स का गैप हो, मतलब वो दोनों के दोनों पर्सन एक दूसरे के विपरीत आएंगे। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि जी और बी के बीच में 3 पर्सन है, चाहे बी से यहां काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, 3 ही पर्सन बैठेंगे, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। और उन्होंने ये भी बोल दिया अगर बी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, बी के बाएं से काउंट करो, 1 2 3, 3 के गैप में यहां पर कौन है, जी, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता मतलब आप काफी पीछे हो फिर। ठीक है, मतलब आप जहां से आप पढ़ के आए हो रीजनिंग, तो उन्होंने आपको सारी की सारी चीजें कन्वे नहीं की। तभी मैं कहता हूं, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो ना, और एक बार हमारे पास आके पढ़ोगे, तो आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को जरूर मिलेंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोर्सेज में इनरोल करो, पढ़ लिया ना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां कहीं भी आपको लगता है कि नहीं लूप होल है अभी आपके उस टॉपिक के अंदर, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं, वो जाके गो थ्रू कर लो, बट एटलीस्ट करो, टाइम मत वेस्ट करो। डी इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ जी। डी जो है वो जी के तत्काल दाईं ओर है, जी के तत्काल दाईं ओर, यहाँ पर डी आ गया। ओनली वन पर्सन इज बिटवीन एफ एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। जब हम एफ के बाईं छोर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एफ तो यहां बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एफ यहां पर आया तो उसके दाईं ओर से काउंट करने पे डी यहां पर आएगा। हमें तो एफ के बाईं ओर से काउंट करने पे एक के गैप में डी दिखना चाहिए, तो एफ यहां पर आएगा। तभी बाएं छोर से काउंट करेंगे तो एफ और डी के बीच में एक पर्सन आया। एफ इज नॉट द नेबर ऑफ ई। नहीं है भाई पड़ोसी उसका, कंफर्म कर चुके हैं। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए बी का दाया तीसरा है, ए यहां पर आ गया। उसके बाद सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। सी ई के तत्काल बाईं ओर बैठा। खत्म। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एच एंड बी। देखो एच अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, बट एच से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। तो यही तो है सस्पेंस में, कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ डालो। आपको फिर से मूव नहीं करना है भाई, 8वीं सीट पे कौन सा पर्सन पेंडिंग रह गया, उसी के बारे में एग्जामिनर पूछ भी तो रहा है। क्या कहता है, एच और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बताओ। कब, जब हम बी के बाएं छोर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो जब बी के बाएं छोर से काउंट करना शुरू करोगे, तो एच और बी के बीच में केवल और केवल एक ही पर्सन आएगा। डी ऑप्शन जो है आपका फाइनल आंसर बना। ठीक है जी, चलो। स्क्वायर टेबल अगर आपने बना के सॉल्व किया है, तो देखो आपका आंसर सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना।
हाँ, क्रॉस चेक किया करो। अगर मैं चीज़ें आपको ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ तो क्रॉस चेक करना आपका काम है। आफ्टर ऑल अगर बाय चांस मैं गलत बता दूँ तो लॉस किसका होगा? मेरा थोड़ा होगा, आप ही का होगा। ठीक है? तो क्रॉस चेक किया करो। अकेला मैं नहीं, कोई भी टीचर अगर आपको ऐसे बोलता है कि इस चीज़ को ऐसे कर सकते, आप उसको ट्राई ज़रूर कियो करो। ठीक है? एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। आपकी ही लॉजिकल रीज़निंग स्ट्रॉन्ग होगी। Position of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word journal is arranged in alphabetical order. जर्नल शब्द के अंदर अगर हर एक अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अब यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है बाएं से दाएं, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको बाएं से दाएं ही अरेंज करना है। कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी? पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। अल्फाबेटिकली देखा जाए सबसे पहले कौन आ जाएगा? ए। उसके बाद कौन आ जाएगा? जे। जे के बाद का लेटर कौन है? एल। फिर कौन है? एन। ठीक है? ओ, आर, यू। तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया? सभी चेंज करके बैठे। ठीक है? आंसर वुड बी 0, या इंग्लिश लैंग्वेज में होता आपको गिवन नन या नो वन, कोई भी नहीं है। हिंदी में बात करें कि कोई भी नहीं है। ऑप्शन दिया जाता है अकॉर्डिंगली। यहाँ पर नंबर्स में गिवन है, 0 मार्क कर दो। अगला देखिए। चलो फिर से वीक बेस्ड पजल है, मंडे से शुरू हो रहा है और संडे पे खत्म हो रहा है। कौन लेक्चर ले रहा है, फ्लाइट ले रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कौन से भाड़ में जाके मरेगा, कोई लेना देना नहीं है। इतना डिटेल में नहीं रहना आपको। जल्दी से जल्दी कंटेंट देखो। ये चीजें पता क्या है, प्रैक्टिस के साथ आती हैं। अगर आप अपने लेवल पे इसी सेम लेवल के 30 से 40 या 50 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आपको ये तामझाम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? आप सिर्फ अच्छा मंडे दिखा मतलब वीक बेस्ड पजल है, मंडे डेज को पहले प्रायोरिटी दे दो। और क्या है, पर्सन्स अरेंज करने हैं। अब किसी की फ्लाइट हो, किसी का एग्जाम हो, हमें उससे क्या लेना देना भाई? एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज्ड करेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। तो देखना चाहेगा ना कि जो जो ज्यादा डिजर्विंग है उसी को ही जॉब मिलेगी, जो ज्यादा मेहनत करके आया। अब जो सिर्फ फॉर ग्रांटेड ही लेता है रीजनिंग को, वो तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ेगा ना। बट जो सीरियस कैंडिडेट है, मतलब रीजनिंग को प्रॉपर टाइम देके पढ़ता है, जितने में आप ये गो थ्रू करेंगे ना, उसका तो ये क्वेश्चन सॉल्व, चलो भाई सेम एंड नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे होता है। ठीक है? चलो, मंडे से शुरू हो रहा है और संडे पे खत्म। कॉलम्स क्रिएट कर लो, क्या पता पॉसिबिलिटीज बन जाए या केसेस बन जाए। प्रॉपर बना के किया करो, कभी भी आए क्वेश्चन तो। चलो क्या गिवन है? कहता एन हैज अ फ्लाइट इमीडिएटली बिफोर आई। एन की जो फ्लाइट है आई से तुरंत पहले। अब आई का ही पता नहीं है, बट इतना पता है कि आई मंडे को नहीं आएगा, क्योंकि उससे तुरंत पहले कोई दिन ही नहीं गिवन। पी हैज अ फ्लाइट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर जी। पी की जो फ्लाइट है वो जी जब फ्लाइट होगी उसके दिनों के बाद किसी एक दिन में होगी। अगर जी सपोज थर्सडे को है तो पी इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। ओनली 3 पीपल हैव फ्लाइट बिफोर ओ। ओ से पहले केवल और केवल 3 लोगों की फ्लाइट है। मतलब ओ के बाद भी केवल और केवल 3 लोगों की फ्लाइट होगी, क्योंकि 7 ही तो पर्सन है। अगर ओ से पहले 3 है तो ओ के बाद भी 3 होंगे। मतलब ओ जो है वो मिडल ऑफ द वीक आएगा। ठीक। एच हैज अ फ्लाइट इमीडिएटली आफ्टर आई। एच की फ्लाइट जो है वो आई के तुरंत बाद है। अब देखो आई के तुरंत पहले किसकी फ्लाइट थी? एन की। आई के तुरंत बाद किसकी फ्लाइट है? एच की। मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा। अगर ये तीनों एक साथ आएंगे तो एन आई एच ऐसे भी आ सकते हैं, एन आई एच फ्राइडे से भी शुरू हो सकते हैं। ओनली वन पर्सन हैज अ फ्लाइट आफ्टर जे। जे के बाद केवल और केवल एक पर्सन की फ्लाइट है। कौन सा होगा? जिसकी फ्लाइट संडे को होगी। मतलब जे की फ्लाइट क्या है? सैटरडे को। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर फिक्स हो गया, एन आई और एच। जी के बाद किसने आना है? पी ने। जी यहाँ पर लेना होगा, पी यहाँ पर लेना होगा, हो गई बात खत्म। देखो अब क्या पूछा गया है, पी और एच के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है? तो पी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, दोनों के बीच में 3 लोगों की फ्लाइट है। सी ऑप्शन आंसर। ठीक है? देखो अब धीरे-धीरे स्पीड बढ़ रही है ना मेरे सॉल्यूशन की भी। चलो ओड वन आउट उठाओ जी। 3 में 3 कम कर दो 26। बोलो 3 में 3 कम कर दो 26 कहते हो, 0 होता है। कोई भी लेटर की पोजीशन वैल्यू में अगर वही नंबर आप माइनस करोगे तो आपको z अवेलेबल होगा। जैसे ए की पोजीशन वैल्यू 1, 1 में 1 माइनस करोगे मतलब पिछला लेटर बताना, एक का डिक्रीमेंट करना।
तो आपको Z ही अवेलेबल होगा। P की प्लेस वैल्यू है 2, 2 में 2 माइनस करोगे 0 नहीं, Z, वो पिछले साइकिल का आखिरी लेटर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर कम हो गए, 12 से 9 3 नंबर कम हो गए, 18 से 16 2 नंबर कम हो गए, यही ओड वन आउट लग रहा है। ये देखो 22 से 19 3 नंबर कम हो गए। पहले 2 लेटर ही मैंने पिक कर लिए। ठीक है, आगे ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर क्लस्टर, एक नंबर क्लस्टर दे दिया, मतलब अक्षरों का एक समूह दे दिया गया, सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिए जाए बाएं से दाएं, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड कंपेयर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सिंपल सा केस है, जैसे हमने लेटर्स के साथ किया था वैसे डिजिट्स के साथ किया करेंगे। अब डिजिट्स को कंपेयर करना तो आसान है, यहीं पर ही पता चल जाएगा। देखो बाएं से दाएं अरेंज करो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, 3 4 है, तो कितने हैं? 1, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, उसके बाद 8 और 9। कितने अंक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ एक अंक ऐसा है, वो कौन सा? 3, वो अपनी ही पोजीशन पे आके बैठा। ठीक है, नेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक आ गया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, पूरी की पूरी सीरीज के अंदर ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, जिसके तुरंत पहले क्या आता हो? एक सिंबल, एक प्रतीक आता हो, और तुरंत बाद में क्या आता हो? एक सिंबल आता हो। मतलब दो सिंबल के बीच में एक संख्या बैठी हो, ये देखना है। दो सिंबल के बीच में एक संख्या अवेलेबल हो, ये देखो। दो सिंबल, संख्या नहीं है। इसके बाद दो सिंबल के बीच में दो संख्याएं आ रही हैं। उसके बाद देखो ये बैठी है, ये देखो दो सिंबल के बीच में एक संख्या आ गई। उसके बाद इन दोनों सिंबल के बीच में संख्या नहीं है, इन दोनों सिंबल के बीच में कोई संख्या नहीं है। कौन सा होगा फर्दर? बस एक ही है, वन आंसर आ गया, और कोई है ही नहीं। ठीक है, या आप कोई भी संख्या पकड़ सकते थे, संख्या से पहले भी सिंबल, संख्या के बाद भी सिंबल, जो आपको इजी लगे। मुझे तो जो इजीली विजुअलाइज होता है मैं उस एलिमेंट को पहले पिक कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे ग्रुप से मतलब है। ठीक है, ऐसा ग्रुप दिखना चाहिए। पैरेलल रो, 4 पर्सन ईच इन सच अ वे दैट इक्वल डिस्टेंस है। रो 1 में ये पर्सन बैठे हैं और सभी का फेस दक्षिण दिशा की तरफ है। रो 2 में ये पर्सन बैठे हैं, सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, एक केस है हम ऐसा कर चुके हैं। पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या गिवन है? टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, उसमें भी तो यही इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको याद हो, मुझे याद है, सी जो है वो ई के दाया तीसरा था, इधर टी एस का दाया तीसरा है। फिर उसके बाद ऑपोजिट वाली कंडीशन आ गई थी नेबर के साथ, द वन फेसिंग एफ इज एन इमीडिएट नेबर, सेम डिट्टो एज इट इज है। बस यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन जो है वो वेरी कर रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके बता। ठीक है, जल्दी से, मतलब ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट सेम सिचुएशन, पकड़ो जी, पहला लेटर के, इधर एच, 3 का डिक्रीमेंट हुआ, तो 6 में 3 नंबर कम कर दो, सी आपको अवेलेबल है। दूसरा अक्षर 14 से 11 3 नंबर कम हो गए, 9 में 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा? एफ आना चाहिए था, इधर जे अवेलेबल है। ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पिक कर लो। 11 से 8 3 नंबर कम हो गए, तो 6 में 3 कम कर दो, सी यहाँ पर भी अवेलेबल है। दूसरा अक्षर उठाओ, इधर 12 है तो इधर 11 है, एक नंबर कम हो गया, 9 में एक नंबर कम कर दो, यहाँ पर एच होना चाहिए था। ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इधर आइए, 16 में 8 कम कर दिए 8, 6 में 8 कम कर देंगे 6, मतलब 32 में 8 कम कर देंगे, एक्स आना चाहिए था। ये भी नहीं फुलफिल कर रहा। लेटर टू लेटर कंपेयर कर रहे हैं अभी। 11 से 8 3 नंबर कम हो गए, 6 में 3 नंबर कम करो, सी बिल्कुल ठीक है। दूसरा लेटर उठाओ, 14 है, इधर 11 है, 3 नंबर कम हो गए, 9 में 3 नंबर कम करो, 6, लेटर एफ आपको अवेलेबल है। तीसरे लेटर पे आओ, 18 से 15 3 नंबर कम हो गए, 13 में 3 नंबर कम कर दो, 10, लेटर जे अवेलेबल है। 3-3 का डिक्रीमेंट आ रहा है सभी में। स्पेस कम था इसलिए इसका हिंदी वर्जन अगली स्लाइड पे डाल दिया। ठीक है, ये भी कौन सा केस है? स्क्वायर टेबल का ही, और उसमें भी क्या लिखा हुआ है? सेम वही सिचुएशन। इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये नहीं है कि पिछले पजल की तरह या सिटिंग अरेंजमेंट जो पैरेलल रो वाला कंसेप्ट था उसी की तरह मैं आपको दे दूंगा। वो तो डिट्टो मैच कर रहा था, बट इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर ये डिट्टो मैच भी करता है तो, क्योंकि आपको नए तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं।
8 में से स्क्वायर टेबल बैठे हैं, कुछ का फेस कॉर्नर, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ सेंटर ऑफ द साइड है। सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। चलो एज अ सर्कुलर ही मान लेते हैं। ये जो तिरछी रेखाएं मैं खींच रहा हूं, मान लो ये 4 कोनों पे बैठे, ठीक है। चलो कंडीशन क्या गिवन है, ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। वही बात आती है, आमने सामने आएंगे। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। डी जो है वो एफ के तत्काल दाईं ओर बैठा है, डी यहां पर आ जाएगा। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 3 लोग हैं, मतलब डी और ई आमने सामने आएंगे। ई इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। आगे गड़बड़। अब आप तो इसको कॉर्नर की सेंस में लेके चल रहे थे, अब ये बैठ चुका है कॉर्नर पे। तो एक काम करना, वैसे तो आपके आंसर में चेंजेस नहीं आएंगी, आप बिंदास होके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, प्रॉब्लम पता है कब आएगी, जब ये पूछेगा कि कॉर्नर पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा, यस और नो की कैटेगरी में, या ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उस केस को हैंडल कैसे करना है, सभी को एक एक पोजीशन आगे या पीछे शिफ्ट कर दो। बी के बाद यहाँ पर कौन आ रहा है, ई। ई के सामने कौन है, डी इधर बिठा दो। बी के सामने कौन आ रहा है, एफ इधर बिठा दो। अब आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा, अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे। चलो जी, उसके बाद ट्राई करते हैं। ये वाली कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से वैलिड है, ई कॉर्नर पे नहीं आ रहा, मिडल ऑफ द साइड है, ये कॉर्नर आ रहा, बट हम दोनों को मेंटेन करेंगे। देखना ध्यान से, 2 पीपल बिटवीन जी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। जी के बाईं ओर से काउंट करने पे जी और एच के बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। जी और एच के बीच में 2 लोग आएंगे, जी के बाईं ओर से काउंट करने पे, मतलब एच जो है वो जी का बायां तीसरा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ए जो है वो जी के तत्काल दाईं ओर है, जी का तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आएगा, ए। जी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, जी ने यहां नहीं आना, फिर तो जी यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके तत्काल दाईं ओर ए ने आना है। जी यहां पर आएगा, ए यहां पर आएगा। जी के बाईं ओर से काउंट करने पे जी और एच के बीच में 2 पर्सन है, मतलब जी का बायां तीसरा ही एच है। सिमिलरली जी यहां नहीं आएगा तो जी यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि तत्काल दाईं ओर ए कैसे बिठाओगे, जी यहां पर बनाना होगा, बाईं ओर तत्काल दाईं ओर ए आ जाएगा, ठीक है। बाईं ओर से काउंट करने पे तीसरी पोजीशन पे एच आएगा। अब आगे देखो क्या है, देखो मैं जानबूझ के दोनों को मेंटेन कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, ये तो सिर्फ क्रॉस चेक करवाने के लिए है। हाउ मेनी पीपल बिटवीन सी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, मतलब पेंडिंग सीट पे सी बैठा हुआ है। सी और एफ के बीच में आपको लोग ज्ञात करने हैं जब हम सी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं। सी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, एक ही पर्सन आया, इधर आ जाओ। सी के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, सी और एफ के बीच में एक ही तो पर्सन है, सेम अरेंजमेंट बन रही है, देख लो, हो गई अब तसल्ली, जिनको भी ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, ये हिंदी वर्जन था इसका, आगे देखिए। चलो लेटर्स के केस में ग्रुप एनोलॉजी आ गई, हर ग्रुप का पहला लेटर पिक कर लो, हर पेयर का। 4 और 3 7 और 2 9, +3 और +2 है, 7 और 3 10 और 2 12, +3 और +2 है, ठीक है। 10 3 13, 2 15, बिल्कुल ठीक है। 9 और 3 12 होना चाहिए था, एलिमिनेट। 9 और 3 12 होना चाहिए था। 10 और 3 13, ठीक है। 13 और 2 15, इधर ओ होना चाहिए था, एलिमिनेट। ये ऑप्शन आपका आंसर, सिर्फ पहले लेटर को कंपेयर करके ही आंसर मिल रहा है। अगला फिर से फ्लाइट वाला आ गया है ना। आह, करके दिखाओ, ऐसा हम कर चुके हैं, ये एज अ होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो इसका भी आंसर, ठीक है। और इस बार ना टाइम भी बता देना कितने टाइम में आपने इसे सॉल्व किया, इजी है, क्योंकि डे बेस्ड हम क्वेश्चन 3 कर चुके हैं, उसी से ही मिलता जुलता है। देखो 3 लोग हैं, एच और जी के बीच में एक पर्सन है, पी और एन के बीच में, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कॉन्फिडेंट रहो। सीख ली है ना चीजें, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। अब अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग, 6 बक्से हैं, अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग बोलिए, पजल की फॉर्म में बोलिए, कहता 6 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो समान क्रम में हो। कंडीशन है डी इज केप्ट
थर्ड फ्रॉम द बॉटम, थर्ड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से तीसरी पोजीशन पे डी रखा गया है, मतलब बाकी 3 बक्से डी के ऊपर अरेंज्ड किए गए होंगे। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक बक्सा रखा गया है। अब डी एफ के अबव में रखा गया, ऊपर की तरफ या बिलो में रखा गया, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन। ए इज इमीडिएटली बिलो बी, ए जो है वो बी के तत्काल नीचे है, पता नहीं है कौन कहां कहां आएगा। सी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डी, सी जो है वो डी के जस्ट नीचे रखा गया। ई इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी, ई को बी के जस्ट ऊपर रखा गया है। अब इन तीनों का जो केस है, तीनों की पोजीशन जो है वो फिक्स है। बी के जस्ट बिलो में ए है, बी के जस्ट अबव में ई है, तो ई बी ए तीनों का केस ऐसे आ जाएगा, बचेगा कौन, एफ। हो गए 6 बक्से अरेंज। तो बोला क्या है, विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर आपको यहां पर ज्ञात करना है, वही बात आती है। 5 में 3 कम कर दो, हर ग्रुप का पहला लेटर उठा रहा हूं। 5 में 3 कम कर दिया 2, 2 में या 2 या 28 भी बोल सकते हो। 3 कम करोगे 25, 25 में 3 22, 22 में 3 19, 19 में 3 16। डिफरेंस पहले लेटर का तो सेम है। दूसरे पे आओ, 12 में 3 कम करो 9, 9 में 3 कम करो 6, 6 में 3, 3 में 3 जेड ही आएगा। और 26 में 3 कम करो, इधर फंस गया भाई, डब्ल्यू आना चाहिए था। पीवीडी आपका इनकरेक्ट है। सिमिलरली 27 से 24 कितने हो गए, 3 कम हो गए। 24 से 21, 21 से ये 2 नंबर कम हो रहे हैं, ये देखो चेन ब्रेक हो गई। फिर ये 4 नंबर कम हो रहे हैं, फिर 3 नंबर कम हो रहे हैं। इधर एस की जगह क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, तो ये वाला ग्रुप जो है वो डिफरेंट। ठीक है, इसलिए मैं पूरा ग्रुप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। हर ग्रुप का पहला लेटर उठा लो, हर ग्रुप का दूसरा लेटर उठा लो, कहीं ना कहीं जाके तो चेन ब्रेक होगी ही। आगे देखिए, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड को, बस आपको इक्वेशन का रिजल्ट बताना था। प्लस और माइनस को आपस में बदल दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दो, इक्वेशन को सॉल्व करनी थी बस। तो 304 एक ही स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। 17 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 187। पता है ना 11, 17 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने। 17 को एज इट इज लिखो, फिर 7 और 1 कितना हो गया, 8, 187। वैदिक मैथ आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत तो। ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 3 33। चलो, तो अब देखो करना क्या है, कैलकुलेशंस बढ़ रही हैं। यूनिट प्लेस का रेफरेंस लो, क्योंकि हर ऑप्शन में दिए गई संख्या का यूनिट प्लेस इकाई का अंक अलग अलग है। 7 और 4 11, यूनिट प्लेस 1, 11 में 3 कम करो, यूनिट प्लेस कितना आएगा, इकाई का अंक 8। एक ही ऑप्शन है। अगर आप इस चीज पे कॉन्फिडेंट हैं, बस आगे करने की कुछ भी नीड नहीं है। ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में, करो अगला ट्राई। पानी की ब्रेक ले लूं मैं इतने, आधे क्वेश्चन हुए अभी। ठीक है, 60 क्वेश्चन है पूरी की पूरी वीडियो में, 31 हो गए। ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, एक नंबर दे दिया गया, उसमें हर एक अंक की बात की जा रही है, सभी को बाएं से दाएं अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, अब इसको देखना मैं कैसे सोल्व करवाता हूं। वट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स, फिर से आपको अंकों का योग ज्ञात करना है। किस किस के बीच में, जो बाएं दो छोर से दूसरा है और जो दाएं छोर से दूसरा है। बाएं छोर से दूसरा मतलब 2 डिजिट अरेंज करो, 2 के बाद क्या आ जाएगा इधर, 3, मतलब बाएं छोर से दूसरा कौन मिलेगा, 3। दाएं छोर से दूसरा मतलब जो सबसे बड़ा है उससे भी छोटा, सबसे बड़ा कौन है, 9, 9 एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, 9 से पहले कौन आएगा यहाँ पर, 8, 8 और 3 कितना आ गया, 11। कहा किया मैंने सारे के सारे अंकों को अरेंज लेफ्ट टू राइट। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बाएं से दाएं अरेंज करना है या दाएं से बाएं, इस चीज को ध्यान से पढ़ना। कई बार हमें दाएं से बाएं भी पूछा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक, हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर, कितनी यहाँ पर सम संख्याएं हैं दैट आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय एन ओड नंबर, जिसके तुरंत पहले एक विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, और तुरंत बाद भी एक ओड नंबर हो, विषम संख्या। इवन से पहले भी ओड हो, इवन के बाद भी ओड हो। चलो इवन नंबर पकड़ लो, ये इवन नंबर तो है बट पहले ओड नंबर नहीं है। इवन नंबर ये पकड़ो,
2 मिल गया। सम संख्या है, उससे पहले 1 है, उसके बाद 7 है, पहले भी ओड है, बाद में भी ओड है। 6 के पहले तो ओड है, बाद में ओड नहीं है। 4 से पहले बाद में तो ओड है, पहले ओड नहीं है। और ये 4 को पकड़ लो, ये देखो पहले 9 बैठा है, बाद में 5, विषम विषम है। उसके बाद ये 2 को पकड़ लो, पहले भी और बाद में भी ओड नंबर है। उसके बाद 6 के पहले तो है बट बाद में नहीं है। आगे कोई ओड नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से ग्रुप उठाएंगे? बी ऑप्शन आपका आंसर। कॉन्फिडेंट होकर आंसर मार्क करना है बट केयरफुली, ठीक है? चाहे 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो बट आराम से। ओके, चलो ऑर्डर एंड रैंकिंग का केस। मिक्स सिचुएशन आई है, मतलब जो मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, करवाना चाहिए, तो मैं आपके सामने कन्वे कर रहा हूँ। ऑल 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको दे दिए 46। जया इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। जया का स्थान जो है वो दाएं छोर से कितना है? 15। अगर दाएं छोर से 15 है तो आप डायरेक्टली इसे बाएं छोर से भी निकाल सकते हैं। कितना होगा? 32 फ्रॉम द लेफ्ट। कैसे निकाला? यूजिंग द फॉर्मूला टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या हम ट्रिक भी फॉलो करते हैं कि सम जो है वो टोटल से एक ज्यादा बना के चलो। ये शॉर्टकट है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो जाके आप ये ट्रिक्स सीख सकते हो, चैनल पे ही पड़ी है, मेरे नाम के साथ। ये देखो नीचे नाम लिख रहा होगा ना मेरा, ठीक है? ऑर्डर एंड रैंकिंग बाय मेरा नाम जो लिखा हुआ है वो सर्च कर लो, मिल जाएगी, सबसे ऊपर ऊपर ही आए। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी सर्च मारोगे टॉप सर्चेज में आ जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग सीखना है बेस्ट ट्रिक के साथ, देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। चलो, ये हो गया। बाएं छोर से कितना है? 32, मतलब दोनों पोजीशन को हम कंपेयर करेंगे। आगे क्या है? संजय जो है बाएं छोर से कितना है? कितना? 26। अब ये भी लेफ्ट हो गया और ये भी लेफ्ट है। इसको राइट में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। हम कन्वर्जन क्यों करते हैं? ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ। हमें जया और संजय के बीच में पर्सन भी बताने हैं। तो 32 है, ये 26 है, डायरेक्शन सेम है। 32 में 26 कम कर दो, कितना हुआ? 5। बीच के पर्सन निकालने हैं तो 1 माइनस करो, अब उत्तर कितना आ जाएगा? 4। सॉरी, 6 में 1 कम कर दो, माई मिस्टेक, 5 आएगा। 32 में मैंने डायरेक्टली आंसर 5 कंसीडर कर लिया था। 32 में 26 कम करो, 6 होता है, 5 नहीं होता। अगला, फिर से, कितने विषम संख्याएं हैं? ओड नंबर्स हैं। तुरंत पहले एक विषम संख्या हो, ठीक है जी, तुरंत बाद में भी एक विषम संख्या हो, मतलब 3 विषम संख्याएं एक साथ होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है? ये देखो, ये सारे इवन नंबर चलते आ रहे हैं। अब ये 2 ओड नंबर एक साथ, 3 ओड होने चाहिए एक साथ। ये देखो, ये भी नहीं है, ये 2 ओड नंबर एक साथ है। उसके बाद देखो, ये 2 ओड नंबर एक साथ है, ये बैठा मिल गया पहला ओड नंबर, जिससे पहले भी ओड नंबर है, बाद में भी ओड नंबर है। ये 7 भी काउंट होगा हर विषम अंक को। अब ये नहीं कहना कि ये वाला 7 तो इसे 917 में कंसीडर हो गया, ग्रुप थोड़ा निकालना है, विषम अंक निकालने हैं। ये विषम अंक ऐसा नहीं था, क्योंकि इस विषम अंक से पहले एक सम अंक था, ओड से पहले इवन था, इसलिए हमने 9 को काउंट नहीं किया। बट इस 1 को तो काउंट करेंगे, पहले और बाद में ओड नंबर है। इस 7 के पहले और बाद में भी ओड नंबर है। और कोई है, इस 7 के पहले भी बाद में ओड नंबर आ रहा है, ठीक है? तो कितने यहाँ पर टोटल हमारे पास? ये रहता तो नहीं है, ये 5 भी तो है, ये देखो अगला 5 भी काउंट होगा, पहले और बाद में ओड नंबर। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 4। बी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है जी। सारे के सारे आपको कंपेयर करने होते हैं, विषम अंक, इस चीज का ध्यान रखिए, या सम अंक, सारे के सारे। मतलब ये प्रॉब्लम कब आती है? जब एक ही तरह के एलिमेंट्स हो, सारे लेटर दे दिए, सारे डिजिट्स दे दिए, तब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ना। अगर आपने आंसर गलत मार्क किया था, कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बता दो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हमसे भी कई बार गलतियां होती हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखेगा। अब आपको पता लग गया ना, आपने मिस्टेक की थी, चीजें रियलाइज होगी कैसे करनी है। अब नेक्स्ट टाइम उस गलती को आप रिपीट करोगे ही नहीं। अगर की है तो एक्सेप्ट कीजिए और उसे बताइए कि हाँ हमने ऐसा किया था, हमने इसे कंसिडर नहीं किया अलग से, ठीक है? मतलब आप कंसेप्ट में अभी भी लैग कर रहे हो। स्क्वायर टेबल का केस है, सेंटर ऑफ द टेबल बैठे हैं, समी ऑफ द, वही सिचुएशन आ गई, कुछ का कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ मिडिल ऑफ द साइड है। अब ऐसा सर्कुलर ही मान के चलें,
चलो देखिए जी, क्या क्या कंडीशन गिवन है। 3 people बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में 3 लोग। एल सिट्स एट द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द साइड, अब सेंटर ही आ रहा है लकीली, क्योंकि कॉर्नर सीट तो हम ये 4 कंसीडर करके चल रहे हैं। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ए एम का बायां दूसरा है, तो ए यहां पर आ जाएगा, अंदर की तरफ देख रहा है तो बायां दूसरा इधर होगा। डी सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट, डी आएगा। जे सिट्स कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, जे कॉर्नर ऑफ द टेबल तो है, बट वो किसका नेबर नहीं है, एम का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब कॉर्नर ऑफ द टेबल मतलब कि जे यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इसको मैं कॉर्नर वाली सीट कंसीडर कर रहा हूं। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप एक केस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जे कॉर्नर ऑफ द टेबल है, अब क्या पता इस चीज का यूज हो जाए, तो जे हम पहले केस में यहां मान लेते हैं, दूसरे केस में जे को हम यहां मान लेते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर सीट मान के चल रहे हैं हम टेबल की, जो तिरछी खींची हुई है, ये तो मिडिल ऑफ द साइड बन गई, क्योंकि जे जो है वो एम का पड़ोसी नहीं है। ये भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी। उसके बाद देखिए क्या गिवन है, ओनली 3 आर बिटवीन डी एंड के, डी और ए के बीच में 3 लोग हैं, और जे जो है वो बी का पड़ोसी भी नहीं है। ठीक है, डी और के बीच में 3 लोग हैं, मतलब डी और के अपोजिट है, और कौन किसका पड़ोसी नहीं है, जे बी का पड़ोसी नहीं है। इधर तो बन भी नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है। चलो इस सिचुएशन को देखो हैंडल कैसे करना है, इन दोनों को यूज करो। सी का सेकंड राइट डी है और डी के सामने के बैठा है। सी अगर यहां लेते हैं, सेकंड राइट डी तो आ जाएगा, बट डी के सामने के होना चाहिए, मतलब सी यहां नहीं आ सकता। सी हम यहां भी नहीं ले सकते, सेकंड राइट नहीं होगा, सी यहां नहीं ले सकते, सेकंड राइट नहीं होगा, तो सी यहां पर लेना होगा। दाईं ओर दूसरा डी आया, डी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, के। ठीक है, सारी कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रही है। सी यहां ले सकते हैं, सेकंड राइट डी आ जाएगा, डी के सामने के आ जाएगा, वैलिड है, सी का यहां बैठा होना पॉसिबल है। सी का सेकंड राइट डी यहां लेंगे तो डी के सामने के नहीं आएगा, मतलब सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि दायां दूसरा डी नहीं अवेलेबल ना। सी डी, डी के सामने कौन बैठा हुआ है, के, और बच्चे का कौन, बी, बट जे तो बी का पड़ोसी ही नहीं है, ये देखो इधर। ठीक है, नहीं बन रहा। ऐसी सिचुएशन में आप केसेस बना सकते हो, क्योंकि कॉर्नर सीट को यहां पर मेंशन किया गया है, जे कॉर्नर पे तो बैठा है, बट वो एम का पड़ोसी नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंगली जे तो कहीं भी आ सकता था, तो 2 केसेस क्रिएट हो रहे हैं। बट एज अ सर्कुलर ही तो यूज किया मैंने, स्क्वायर टेबल वाली टेंशन क्यों लेनी है कि कितने कॉर्नर पे बनेंगे, कितने साइड ऑफ द टेबल बनेंगे, उसकी टेंशन ही छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब कोने तो 4 ही होते हैं, मिडल ऑफ द साइड भी 4 ही होती हैं, ऐसे थोड़ा 4 कोने और 5% बैठ जाएंगे 4 कोनों पे। अब खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, मिडल ऑफ द साइड भी 4 ही होती हैं। बी का फोर्थ लेफ्ट कौन है, मतलब बी का अपोजिट कौन है, ये बताना है। ए, सी ऑप्शन। उठाओ भाई, 12 से 9 3 नंबर कम हो गए, 6 में 3 कम कर दो, सी बिल्कुल ठीक है। 17 से 14 3 नंबर कम हो गए, 11 में 3 कम कर दो, 8 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 21 से 17 4 नंबर कम हो गए, 15 में 4 कम कर दो, 11 बिल्कुल, वाह भाई वाह, पहले ऑप्शन से ही आंसर मिल गया। सेम नेचर की एनोलॉजी फॉलो हो रही थी। चलो अगला लोअर बेस्ड क्वेश्चन है, कितने लोग हैं, 6। लोअर मोस्ट को नंबर 1 का, ऊपर 2 3 4 ऐसे दिया गया। चलो 6 5 4 3 2 1। ये आपके लिए इतना डेकोरेट करना पड़ रहा है, वैसे जरूरत नहीं है। क्या गिवन है, बी लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 5। बी विषम संख्या वाली फ्लोर पे तो रहता है, बट वो 5वें फ्लोर पे नहीं है, तो मतलब बी या तो पहले पे होगा या तो बी तीसरे पे होगा। केस बनता है, बना डालो। ऐसा नहीं है कि हम सिंगल केस में ही करेंगे, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने बैठेंगे, कोई आपके सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर हमेशा सेफ साइड लेना चाहते हो, हमेशा अगर पहले 1-2 स्टेटमेंट से अगर केसेस आपको लगता है क्रिएट हो रहे हैं, तो बना डालो, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं आता एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, सिटिंग और पजल का, बैंकिंग में आता है। 3 people लिव बिटवीन सी एंड ए, सी और ए में 3 लोग बैठे हैं, उन दोनों के बीच। ठीक है, कौन पता नहीं है ऊपर है या नीचे। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो बी, तो ये वाला केस कैंसिल।
क्योंकि ए जो है वो बी के जस्ट बिलो में रहता है और सी और ए के बीच में 3 लोग आ रहे हैं। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव ई। एफ जो है वो ई के तत्काल ऊपर है, मतलब दोनों एक साथ होंगे। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट बचता भी नहीं है। यहाँ पर बचेगा कौन? डी। तो हमें बताना था डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? ये 3 लोग। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चलो ग्रुप एनोलॉजी का केस है। फ्लैप, LAFP, PALF। लेटर्स तो सेम ही है, बट इसे और इसे जज करो। जो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है ना, उस चीज को पकड़ा करो। फ्लैप का रिवर्स ये हो गया, ये देखो कॉइन का रिवर्स हो गया, COIN। पहले और तीसरे को पकड़ लो। BASE, ये बी के बाद यहाँ ए आना चाहिए था, एलिमिनेट करो। गोल्फ का उल्टा है, बिल्कुल ठीक है। हाफ का उल्टा है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या ये डिस्क का उल्टा है? DIS नहीं है ना, एलिमिनेट करो। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे? बीच वाला उठाओ। बीच वाले अक्षर पहले आ गए, LA पहले आ गया, F और P बाद में आ गए। ये देखो O और I पहले आ गए, C और N बाद में लग गए। ठीक है, पहले से दूसरे में। O और L पहले होने चाहिए थे, ये एलिमिनेट करो, C ऑप्शन आंसर। ये देख लो, A और L पहले लग गए, H और F बाद में लग गए। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर? कितने प्रतीक हैं पूरी सीक्वेंस के अंदर? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवल, जिसके तुरंत पहले एक वोवल आना चाहिए। वोवल, वी वोवल नहीं होता, वी का ध्यान रखना। कई क्या करते हैं, वी को भी वोवल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्यों? वी फोर वोवल ही तो होता है। भाई वो वी फोर वोवल है, बट वो एक कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करता है। वोवल हमारे पास 5 ही है। कहाँ आ रहा है इसमें वी? तुरंत पहले एक वोवल होना चाहिए, बट तुरंत बाद में वोवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंबल हो, नंबर हो, कॉन्सोनेंट हो, चलेगा, बट सिंबल के बाद वोवल नहीं चाहिए। अगर उस सिंबल से पहले एक वोवल बैठा हुआ है तो सिंबल और वोवल एक साथ देख लो। देखो सिंबल है बट वोवल नहीं है, सिंबल है बट वोवल नहीं है। देखो सिंबल से पहले वोवल है बट बाद में वोवल है, तो इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि सिंबल के बाद वोवल नहीं चाहिए था हमें। सिंबल से पहले वोवल नहीं है, सिंबल है बट वोवल नहीं है, सिंबल है बट वोवल नहीं है, सिंबल है बट वोवल नहीं है। कोई है ही नहीं भाई साहब। एक सिंगल सिंबल ऐसा यहाँ पर नहीं है जिससे तुरंत पहले एक वोवल आ रहा हो और तुरंत बाद में वोवल ना हो। चलिए अगले पे आइए। भाई इनकी फ्लाइटें ही नहीं खत्म हो रही। पजल का एक और केस करके बताइए खुद से ही। हाँ जी, ये भी एज अ होमवर्क ही दे रहा हूँ आपको। ठीक है, भूतेश सर का कॉल आया हुआ है, पता ही नहीं चला। चलिए वीडियो की बात कर लेंगे। अगला, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर? अब देखो इस चीज का ध्यान रखो, यहाँ पर लेटर बोल दिए। पिछले से पिछले क्वेश्चन में क्या थे? लेटर्स को डिफरेंशिएट कर दिया था, वोवल और कॉन्सोनेंट में। लेटर का मतलब वोवल भी काउंट होगा, कॉन्सोनेंट भी काउंट होगा। ऐसे कितने अक्षर हैं जिससे तुरंत पहले एक सिंबल आता होगा, तुरंत पहले एक प्रतीक आता होगा और तुरंत बाद में भी एक प्रतीक आता होगा? दो सिंबल के बीच में एक लेटर बैठा हो। ठीक है, ये देखो बैठा है, दो सिंबल के बीच में एक लेटर। सिंबल सिंबल नहीं आ रहा, ये देखो दो सिंबल के बीच में एक लेटर यहाँ पर बैठा हुआ है। दो सिंबल के बीच में लेटर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो दो सिंबल के बीच में एक लेटर आ रहा है, बस इसके अलावा कोई भी नहीं है। तीन, बस यही काउंट करना है, इसमें आपको क्या ही बताऊंगा ट्रिक। ग्रुप एनोलॉजी, चार चार नंबर्स का ग्रुप है। ये देखो पहले से दूसरा 13 नंबर बढ़ रहे हैं। 15 में 13 बढ़ा दो 28। ऑप्शन देखो, 9 और 13 22, 7 और 13 20, 13 और 4 17, 13 8 21। बिल्कुल ठीक है, पहले से दूसरे में तो 13 का इंक्रीमेंट लग रहा है। 33 से 27, या आप पहले से तीसरे में आ जाओ। पहले से तीसरे में 7 नंबर बढ़ रहे हैं। 9 और 7 16, 7 7 14 हो गए। ये गलत हो गया, इसमें 7 बढ़ने चाहिए थे, 11। 8 और 7 15, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे से चौथे पे आ जाओ, जहां गैप कम हो ना उसको पकड़ा करो। दूसरे से चौथे में 2 नंबर बढ़े। ये देखो 28 और 2 30। अब आ जाओ दूसरे और चौथे में, 22 और 2 24 होना चाहिए था। 20 और 2 22 होना चाहिए था। ये देखो 21 और 2 23। बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
तो ऐसे नहीं है कि पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, 33 और 27, चलो 6 नंबर कम हो गए। अगर 83 और 27 होगा, फिर तो आप पहले तो ये तामझाम करने बैठोगे। 13 में से 7 कितना होता है? 6, 56। फिर अगले नंबर्स में भी 56 का डिफरेंस देखना है। खुद ही क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना लिया। हाँ जी, इन अ क्लॉथ स्टोर एंड हाँ, इसमें इस क्वेश्चन को मैं गो थ्रू कर रहा था, इसमें हल्का-सा मुझे एरर लगा, ठीक है? बाकी देखते हैं दोबारा ट्राई करके, क्या पता वो एरर इस बार ना दिखाई दे। स्टिल ट्राई करके देखते हैं। क्या था? इन अ क्लॉथ स्टोर, ऑब्वियस सी बात है यार, अब आप कहेंगे ये अब आपने तो पहले कर रखा है। अब आपके सामने चीज़ें लेके आ रहे हैं, गलत तो लेके नहीं आएँगे ना, बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा कि जो वो रॉन्ग था, तो उसको तो क्रॉस चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा थोड़ा है कि कोई भी क्वेश्चन दिखा के अच्छा है चल यार डाल दें। आपका टाइम वेस्ट होगा ना अगर मैं गलत क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँगा तो। हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, फिर वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सिंगल वन गो में ही एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने आ जाए। ओके? तो इसको हमने सारे के सारे क्वेश्चन को हमने पहले ट्राई करके देखा है, कि किसी में अगर कुछ बताने वाला पॉइंट होता है तो हम अपने लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करके आपके सामने कंटेंट डिलीवर कर देते हैं, ताकि आप कनेक्शन बना के चीज़ों को ईज़िली समझ पाएँ। किसी स्टोर में 10 वैराइटीज़ ऑफ साड़ीज़ थी, वो अरेंज की गई थी 2 पैरेलल रैक के अंदर। रैक 1 इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, रैक 2 जो था वो नॉर्थ की तरफ होगा फिर। ये देखो लिखा हुआ है, रैक 2 नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये है रैक 2 इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। रैक 1 में ए से लेके ई तक थी, रैक 2 में एफ से लेके जे तक की थी। ठीक है? अब आगे देखिए क्या है? Thus each साड़ी in rack 1 is placed in front of a साड़ी in rack 2 and vice versa. रैक 1 की एक साड़ी रैक 2 की साड़ी के सामने रखी गई थी और वाइस वर्सा भी बोल दिया गया। वैरायटी डी एंड बी साड़ीज आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड्स एंड आर ऑपोजिट रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर एक कंफ्यूजन थी कि डी और बी साड़ी को एक्सट्रीम एंड पे तो रखा गया है एंड ऑपोजिट रिस्पेक्टिवली। मुझे इसकी इस स्टेटमेंट की सेंस थोड़ी समझ में नहीं आई कि किस वे में बोला गया है इसे। फिर जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला ना और आंसर की के साथ मैच करवाया, तब जब मुझे जाके पता चला ये किस वे में बोला जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ उसे बाद में। अभी हम नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही इसे सॉल्व करते हैं। कहता डी और बी साड़ी को एक्सट्रीम एंड पे रखा गया था और वो साउथ फेसिंग में थी। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वैरायटी सी इज एट द मिडल मोस्ट पोजीशन, बिल्कुल सेंटर में सी थी, तो साउथ फेसिंग में है, मिडल पोजीशन तो एक ही होती है। एंड इज ऑपोजिट नाइदर एच नॉर जे, और जो सी साड़ी थी ना तो वो एच के विपरीत थी ना तो जे के, मतलब सी के सामने एच और जे ने नहीं आना। इसका मतलब तो यही हुआ। उसके बाद ए साड़ीज आर प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए को बी के तत्काल दाईं ओर रखा गया है, तो बी तो यहां ले ही नहीं सकते, तो बी यहां होगा तभी तत्काल दाईं ओर ए आएगा। तो यहां पर इतना क्लियर हो गया, इधर बी साड़ी आएगी और इधर डी साड़ी आएगी। ठीक है, इधर बी साड़ी आएगी। क्लियर है? बची कौन सी? ई साड़ी। उसके बाद एच इज नॉट द साड़ी वैरायटी अपोजिट टू वैरायटी ए, एच जो है वो ए के सामने भी नहीं रखी गई, एच साड़ी सी के सामने भी नहीं है, ए के सामने भी नहीं है। विच वैरायटी ऑफ साड़ीज आर अपोजिट एच, एच के सामने बताना था कौन सी साड़ी आएगी। अब एच यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। बट मैंने एक चीज देखी है कि जितने भी ये क्वेश्चन थे ना, किसी की भी आंसर की गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने विंडो जरूर दी थी कि 5 तारीख तक आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, बट जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं था, जितने भी मैंने लगभग क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक इस स्टेटमेंट के ऊपर लगाया। एंड आर अपोजिट रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली मतलब इनकी नंबर ऑफ वैरायटीज जो आपको दी गई है सीक्वेंस वाइज, उनको पिक किया गया है। जैसे यहां पर देखिए बी साड़ी दूसरी है और डी साड़ी चौथी है, तो यहां पर दूसरी और चौथी कौन है? जी और आई। तो मतलब के जी और आई को कॉर्नर पे रखा गया है। अगर जी यहां पर है, आई यहां पर है, जी यहां पर है, आई यहां पर है, तो एच साड़ी तो कॉर्नर पे आ ही नहीं सकती। एच साड़ी इधर भी नहीं है तो एच साड़ी इधर होगी, तो एच के सामने कौन सी साड़ी रखी गई है? ई साड़ी रखी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। ये हालांकि मेरे लिए ये पहली बार ही था, बट जब मैंने इसकी आंसर की मैच की, वहां से इस पॉइंट को मैंने कैच किया।
मतलब अगर आपको बाय चांस एक क्वेश्चन करना भी पड़ गया था और बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में दिखता भी है, तो ऐसे आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखिए। सेम कंडीशन, 13 और 6 19, 17 और 6 23, नहीं अवेलेबल, नहीं लॉजिक फॉलो हो रहा। 15 और 4 19, 17 और 4 21, यहाँ पर यू होना चाहिए था, नहीं हो रहा। लेटर टू लेटर कंपेयर कर रहे हैं। 9 और 10 19, 17 और 10 27, लेटर ए आना चाहिए था, नहीं फॉलो कर रहा। 13 और 6 19, 17 और 6 23, बिल्कुल ठीक है। पहले लेटर में 6 नंबर बढ़े। 8 और 6 14, 12 और 6 18, लेटर आर भी अवेलेबल है। 4 और 6 10, 8 और 6 14, बिल्कुल ठीक है। 6 का इंक्रीमेंट लग रहा है, डी ऑप्शन। लो भाई, वो डिड रिलेशन का केस है, एफ का वी के साथ रिलेशन बताना है। चलो पहले हैश, सारी स्ट्रेट में है, हैश का रिप्रेजेंट करता है वाइफ को। एफ जो है वो पत्नी बनी, वाइफ बनी किसकी, जी की। ओके, डिवाइड, डिवाइड का रिप्रेजेंट करता है फादर, तो जी जो है फादर बना किसका, एस का। एट द रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टर, तो एस बहन बनी किसकी, टी की। प्लस रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, तो टी ब्रदर बना किसका, बी का। तो हमें क्या बोला गया था, एफ का रिलेशन वी के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो उसकी मदर हुई, बी ऑप्शन। इफ 2 इज एडेड टू ऑड डिजिट, अगर विषम अंक में 2 बढ़ा दिया जाए और सम अंक में क्या कर दिया जाए, 1 कम कर दिया जाए, पहली कंडीशन। ठीक है, संख्या भी दे दी गई। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स दैट आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसे देखना मैं कितना इजीली बनवाता हूं, आपको पूरा क्वेश्चन चेंज करने की नीड ही नहीं होती इसमें। कहता है जो बाएं छोर से दूसरा और जो दाएं छोर से दूसरा, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द राइट, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना था, इन दोनों का सम निकालना था बेसिकली। अब सुनिए ध्यान से, दो तरीके हैं। अब बाएं छोर से दूसरा क्या है, 3, दाएं छोर से दूसरा क्या है, 5। ओड नंबर्स हैं दोनों, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो गया, ये 5 बन गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कर सकते हो, क्योंकि 3 का 5 बन जाएगा, 5 का 7 बन जाएगा, 5 और 7 12 हो गए। दूसरा, अगर दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 कितने होंगे, 8। ये विषम है, ये विषम है, दोनों में 2 2 बढ़े, तो दोनों में कुल मिला के कितने बढ़ गए, 4 ही तो बढ़े, 8 और 4 12, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज हो गए हो, रिवाइंड करके देख लो, रिकॉर्डेड सेशन का यही फायदा है, अभी तो हम लाइव कम आते हैं। चलो, हाउ मेनी लेटर्स, अब देखो सारे लेटर्स आ गए तो प्रॉब्लम दिख सकती है, सारे डिजिट्स आ जाएं, सारे लेटर्स आ जाएं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने अक्षर हैं, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है आपको ए टू जेड के हिसाब से, विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, बाएं छोर से दूसरा ई, दाएं छोर से दूसरा कौन है, एच। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एच की पोजीशन होती है 8, ई की पोजीशन होती है 5, 8 में 5 कम कर दो 3, बीच के अक्षर कितने हो गए, 2। हमेशा जब भी बीच के अक्षर निकालने हो ना, दोनों में पोजीशन का डिफरेंस लेके -1 कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ई एफ जी एच, ये देखो जब भी हम ये देखते हैं कि 8 में 5 कम कर दिया, कितना, 3, जो ये 3 आता है ना, इनकी पोजीशन का डिफरेंस, मतलब हम किसी ना किसी को काउंट करके चलते हैं। कैसे, एच ई से या ई एच से 3 पोजीशन दूर बैठा है। ये देखो एच ई से कितनी पोजीशन दूर है, 1 2 3, या ई एच से कितनी पोजीशन दूर है, 1 2 3। तो जब हम पोजीशन का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो किसी ना किसी को काउंट करके चलेंगे। तो जब तक उस काउंट के अक्षर को काउंटिंग से बाहर नहीं निकालेंगे, बीच के अक्षर आपको मिलेंगे ही नहीं, इसलिए उसको काउंटिंग से बाहर निकालने के लिए -1 करते हैं। ठीक है, स्क्वायर टेबल आ गया, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। भाई अब तो इसका आंसर दे सकते हो आप, इसका आंसर दे सकते हो अब तो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आप अपने अकॉर्डिंगली करो, इसको सर्कुलर की तरह ट्रीट करो, चेक करो आपका आंसर मैच होता है या नहीं। आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें आंसर मैं मार्क करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। 8 पीपल 2 पैरेलल रोज का केस गिवन है, आई के ओ एल, वो सारे के सारे क्या है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, एस से लेके ए तक वो सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एस जो है वो ए का बायां तीसरा है।
ए नॉर्थ फेसिंग रो का पार्ट है, बायां तीसरा, यहां पर कौन आ जाएगा, एस। और उनके सामने भी 4 लोग बैठे हैं, मतलब एक रो का पर्सन दूसरे रो के पर्सन को ऑपोजिट फेस भी कर रहा है। द वन फेसिंग के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जो के सामने है वो ए का पड़ोसी है, ए का पड़ोसी एक ही है, उसके सामने कौन बैठा हुआ है, के। है वो स्टार्टिंग जैसा ही क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है। वो साउथ के थ्रू दिया गया था, थर्ड राइट, इधर थर्ड लेफ्ट, नॉर्थ के थ्रू दे दिया बस। ओ सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ के। ओ जो है वो के दाईं ओर बैठा है कहीं ना कहीं, तो ओ तो कहीं भी आ सकता है। एंड इज नॉट फेसिंग डब्ल्यू, और वो डब्ल्यू के सामने नहीं है। मतलब अगर ओ यहां पर आ गया तो इधर डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, अगर ओ यहां पर आएगा तो डब्ल्यू तो इधर ऑलरेडी ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ओ जो है वो के दाईं ओर बैठा है और ओ के सामने डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। आई एल का दायां तीसरा है, तो एल अगर यहां पर लोगे तभी उसके दाएं तीसरे पे आई बिठाओगे, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। ओ के लिए पोजीशन ये रही, ओ के सामने डब्ल्यू ने नहीं आना तो डब्ल्यू यहां पर आ गया, जो रह गया उसको यहां बिठा दोगे, कौन सा रह गया, जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। निम्न में से कौन सा अक्षरों का पर्सन का समूह है या ग्रुप जो है जो एक्सट्रीम चरम छोरों पे बैठे हुए व्यक्तियों को दर्शाता है। ओ और डब्ल्यू नहीं, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। एस और के नहीं, ए नहीं है एक्सट्रीम एंड पे। आई और एस ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है। आई डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है एक्सट्रीम एंड। नेक्स्ट, ओड डिजिट में एक बढ़ा दिया जाए, शुक्र है, पहले दो बढ़ा रहे थे अब एक बढ़ाया, तो चेंजेस हुई। और इवन डिजिट में दो कम कर दिए जाए, उल्टी कर दी कंडीशन। पहले दो बढ़ाया जाता था और उसमें एक कम कर दिया जाता था, उसमें एक बढ़ा के इधर दो कम कर दिए, संख्या दे दी गई। डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट के बीच, ठीक है। तो वही बात आती है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो। अभी तक के लिए हाईएस्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है, 7। हाईएस्ट डिजिट है 7, 7 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओड में एक बढ़ाना है ना। अभी तक का हाईएस्ट डिजिट क्या है, 7, 7 में एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 8 आ गया हमारे पास सबसे बड़ी संख्या। अब लोएस्ट डिजिट की बात करते हैं, लोएस्ट डिजिट क्या है, 1। 1 में तो एक बढ़ा देंगे तो वो तो 2 हो जाएगा। हमें देखना है सबसे छोटी संख्या को। अब इवन नंबर देख लो, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है हमारे पास, 2। 2 में क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, कितना बनेगा, 0। क्या इससे कोई छोटा नंबर बनेगा, माइनस में जाने से रहा, क्योंकि एक में दो कम करेंगे तब -1 होगा, और वो कब होगा, अगर एक जो है एक सम अंक होगा, बट वो तो विषम है और विषम में हमें बढ़ाना है। समझ गए सिचुएशन, तो दोनों में अंतर कितना रहेगा, 8 का ही। क्यों, सबसे बड़ा अंक बनेगा 8, सबसे बड़ा अंक, छोटा अंक बनेगा 0। ओके, चाहे तो आप इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। 7 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ओनली एन इज केप्ट बिलो जे, जे के नीचे केवल और केवल एन रखा गया है। देखो जहां कहीं भी ऐसे ओनली वर्ड गिवन हो ना, उसका ध्यान रखा करो। ओनली पी इज केप्ट अबव एच, एच के ऊपर केवल और केवल पी बक्सा ही रखा गया है। ओनली जी इज केप्ट बिटवीन एच एंड ओ, एच और ओ के बीच में केवल और केवल जी को प्लेस किया गया है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव आई, आई के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं। पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। चलो इधर आ जाइए, 25 और इसको हम बोल सकते हैं 31, 6 नंबर बढ़ गए। 5 और 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 और 6 29, 29 मतलब लेटर सी, 3 भी बोल सकते हैं। सभी में 3 6 6 का इंक्रीमेंट लगा। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22 और 6 28, 28 मतलब 2, 2 और 6 8, ये भी ठीक है। 9 और 6 15, 15 और ये देखो इधर गड़बड़ कर दी ना, 9 और 6 15, 15 और 6 इधर क्या होना चाहिए था, 21, क्योंकि 6 6 का इंक्रीमेंट लग रहा है तो वही कंटिन्यूटी बनेगी। और अगर 21 में 6 बढ़ाते 27 तो जाके करेक्ट होता, मतलब के पी ओ ये आपका इनकरेक्ट था। एज अ होमवर्क दे रहा हूँ ये भी, क्योंकि इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये पहली बार हो, अगर आपने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है तो फर्स्ट टाइम हो सकता है ये क्वेश्चन। तो 4-5 क्वेश्चन हमने इसके करके देख लिए ऑलरेडी, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो भाई, अगला
फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा अब ये तो। ओनली एन लिव्स अबव पी, पी के ऊपर केवल और केवल एन रहता है, मतलब ये छठे फ्लोर पे है, ये पांचवें पे है। 4 3 2 1, देख लो फिर भी सॉल्यूशन। ओनली जे लिव्स बिलो ओ, एहसान कर रहे हो आप फ्लोर नंबर देके अगर ओनली वर्ड ही यूज करना है। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, चलो खत्म। आई और ओ में कोई नहीं रहता, नन, डी ऑप्शन। करवा दूं ये, क्या कर लोगे, इसे भी एज अ होमवर्क ले लो। देखो ये करने हैं ईमानदारी के साथ, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मैं आपको चीजें करवा चुका हूँ, कन्वे कर चुका हूँ, तो इसे एक बार खुद से ट्राई करो। इसे भी एज अ होमवर्क ही दे रहा हूँ। 23 4 27 और 1 और 4 5 4 9 4 13 और 4 17, पहले में 4 4 नंबर बढ़े। 17 4 21 4 25 और 4 29, मतलब 3 3 और 4 7 और 4 11, ये भी ठीक है। 11 तो 2 15, सॉरी 4 15, 15 4 19, 4 23 और 4 27 और 4, इधर डी आना चाहिए था। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट पे कौन है, के, फिफ्थ फ्रॉम द राइट कौन है, पी। सीरीज देख लेना एक बार कि कहाँ खत्म हो रही है और कहाँ शुरू हो रही है। पी और के बीच में अक्षरों की संख्या, के है 11, पी है 16, दोनों में अंतर कितना आया 5 का, बीच के अक्षर कितने आ गए 4, ठीक है। 7 बक्से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, पहली कंडीशन, ओनली 2 आर केप्ट बिलो जी, जी के नीचे केवल और केवल 2 बक्से रखे गए हैं। इसी के साथ का ये हमारा तीसरा सेट है, इसलिए आपको करवा रहा हूं। उसके बाद बाकी 4 जी के ऊपर की तरफ रखे जाएंगे। एन इज केप्ट इमीडिएटली अबव आई, एन को आई के जस्ट ऊपर प्लेस किया गया है। ओनली वन इज केप्ट अबव ओ, ओ के केवल ऊपर एक ही बक्सा रखा गया है, पता नहीं कौन सा है, मतलब ओ दूसरी पोजीशन पे होगा। पी इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो जे, पी को जे के नीचे कहीं रखा गया है। एन इज केप्ट इमीडिएटली अबव आई, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो जी, ठीक है। एच इज केप्ट इमीडिएटली अबव, ये भूल गए थे ना, एच को जी के जस्ट ऊपर रखा गया, बस एन और आई यहाँ पर आ जाएंगे। जे के नीचे पी आना चाहिए, जे यहाँ पर होगा और पी यहाँ पर होगा। जे और एन के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं, जे और एन के बीच में ये 4 बक्से रखे गए हैं, सी ऑप्शन। हाउ मेनी सच ओड नंबर्स आर देयर, कितने विषम संख्याएं हैं, दैट आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय एन इवन नंबर, जिससे तुरंत पहले एक सम संख्या आती हो और तुरंत बाद भी एक सम संख्या आती है, ठीक है। ओड से पहले भी इवन हो, ओड के बाद भी इवन हो। ओड, ओड से पहले ओड आ रहा है, ओड से पहले ओड आ रहा है, या इवन नंबर ढूंढ लो, क्योंकि ओड नंबर ज्यादा लग रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो सारे के सारे नंबर्स है ना, ओड नंबर है, ओड नंबर है, ये सारे ओड चलते जा रहे हैं। देखो ये मिला इवन नंबर, ये देखो ओड से पहले भी इवन है, ओड के बाद भी इवन नंबर है। उसके अलावा 7 से पहले इवन तो है बट बाद में नहीं है। उसके बाद देखो 9 से पहले बाद में है बट पहले नहीं है। 5 से पहले है बट बाद में नहीं है। उसके बाद 3 के लिए नहीं है ऐसा कुछ भी। कौन सा हो सकता है, मिल ही नहीं रहा भाई दूर दूर तक, ये मिल गया एक, 2 1 4, देखा, ओड से पहले भी इवन है, बाद में भी इवन है। आगे देखो ओड से पहले इवन है बट बाद में नहीं है। आगे, आगे पहले है पहले नहीं है बट बाद में है, और तो बन ही नहीं रहे, सिर्फ 2 ही बन रहे हैं इधर, ठीक है जी। चलो भाई दैट्स इट, ये हमारा 60th और आखिरी क्वेश्चन था। कैसा लगा सेशन, क्वेश्चंस कैसे थे, कमेंट सेक्शन में बताओ। इन्हीं की वजह से पूरे का पूरा सेक्शन जो है बच्चों के लिए रीजनिंग का टाइम कंज्यूमिंग रहा है। आपने भी देखा सिटिंग और पजल के कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओवरऑल हर शिफ्ट के अंदर ही सिटिंग और पजल को इंक्लूड किया गया है। हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन तो सिटिंग और पजल के थे ही थे, और कुछ को तो ऑर्डर एंड रैंकिंग मिला, ठीक है, बॉक्स को अरेंज करना अबव और बिलो, ग्रुप एनोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, हैश और परसेंटेज। उन्हीं की वजह से सेक्शन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक। कैसा लगा है लेवल, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, जो भी आप फील कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि और बच्चे जो विजिट करते हैं वो कई बार पूछते हैं ये सर कैसे पढ़ाते हैं वगैरह, उनकी हेल्प हो सके।
बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो इवन का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो जॉइन कर लो, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? बट कई बार सपोज़ आप कुछ टाइम के बाद टेलीग्राम जॉइन करते हो, तो तब तक क्या है स्क्रॉल करते रहोगे, ढूँढते रहोगे, काफ़ी हम भी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। तो एक काम करना, ऐप डाउनलोड कर लो, वो बेस्ट सोर्स है पीडीएफ लेने का। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक यूट्यूब पीडीएफ का टैब मिलेगा, इस तरह से यूट्यूब हाँ, यूट्यूब पीडीएफ का टैब मिलेगा। अब जैसे कि ये वीडियो जा रही है मार्च 2026 में, तो मार्च 2026 का जैसे ही आप फ़ोल्डर में क्लिक करोगे, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। हम दोनों सोर्सेज़ पे डलवा देते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा देते हैं और ऐप पे भी अपलोड करवा देते हैं। कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इस इंडस्ट्री में हमारी दी बेस्ट टीम है, कुछ भी डाउट है, पूछ सकते हो। अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोर्सेज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोशिश करना वर्किंग आवर्स के अंदर व्हाट्सएप ही कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको वर्किंग आवर्स के अंदर-अंदर रिवर्ट मिल जाएगा, 24 घंटे के भीतर-भीतर। हाँ, अगर मैसेज करने पे आपकी क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।